उसने अपने पिता के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे विंगलेस और कमजोर कहकर काट डाला गया। लेकिन अपनी आखिरी सांस में एस्टर को वो विनाशकारी सच पता चलता है। उसके पिता ने उसका जन्मसिद्ध अधिकार चुरा लिया था, लेजेंडरी 7 विंग्स। अब वो फिर से जन्म ले चुका है और अपनी अल्टीमेट पावर वापस लेने आ रहा है, और इस बार वो कोई मर्सी नहीं दिखाएगा। एक विशाल युद्ध क्षेत्र घनी सफेद बर्फ के नीचे दबा हुआ था। जमी हुई जमीन पर लाशें बिखरी हुई थीं और बीच में एक अकेला व्यक्ति खामोशी में डूबे एक जल्लाद की तरह गिरे हुए लोगों के ऊपर खड़ा था। उसकी उपस्थिति से एक भयानक किलिंग इंटेंट झलक रही थी। जब उसे पीछे से किसी के आने का एहसास हुआ तो वो पीछे नहीं मुड़ा। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, शांत, अडिग, और उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी टूल का मूल्यांकन कर रहा हो। उस आदमी ने सवाल किया कि वो यहाँ क्यों आया है, जबकि उसे ईस्टर्न कॉन्क्वेस्ट का नेतृत्व करना था। छोटे आदमी ने अपना सिर झुका लिया, उसकी मुट्ठियां कस गईं। दांत पीसते हुए उसने घोषणा की कि वो उसे हराने के लिए लौटा है। उस जवाब से बूढ़े आदमी के होठों पर एक हल्की सी मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। ठंडी उदासीनता से भरी लाल आंखों के साथ उसने धीरे धीरे अपनी खून से सनी तलवार निकाली। उसने बेटे पर शुरू से ही अपनी सेना को चारे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो इस बात से अनजान था। पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि हर चीज का एक उद्देश्य था। जिनके पास विंग्स नहीं होते, उनका अस्तित्व केवल बलिदान होने के लिए होता है। फिर वे क्रूर शब्द आए जिन्होंने जो भी उम्मीद बची थी उसे चकनाचूर कर दिया। क्या ये सही नहीं है मेरे मूर्ख बेटे? हर शब्द किसी भी ब्लेड से ज्यादा गहराई तक चुभ रहा था। एल्महाइम वंश में पैदा हुए उस बेटे को, जो राजघराने की रक्षा की शपथ लेने वाले युद्ध देवताओं का महान घर था, उन शब्दों का बोझ उसकी छाती में धंसता हुआ महसूस हुआ। रॉड्रिक ए एल्महाइम, परिवार का मुखिया, राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। सालों पहले उसने एक भयंकर बर्फीले तूफान के दौरान उस लड़के की जान बचाई थी। आभारी और ऋणी होकर उस लड़के ने वफादारी की कसम खाई थी और बिना किसी सवाल के हर आदेश का पालन किया था। वो एक के बाद एक लड़ाई में खुद को झोंकता गया, ये मानते हुए कि उसकी इस भक्ति को अंततः पहचान मिलेगी। इसके बजाय उसका बचपन अपमान से भरा हुआ था। उसके भाई लगातार उसका मजाक उड़ाते थे। उनकी दुनिया में मैजिकल पावर का प्रतीक किसी की पीठ पर उकेरे गए विंग्स होते थे। जिसके पास जितने ज्यादा विंग्स होते, वो उतना ही मजबूत बन जाता। उसके पास एक भी नहीं था। विंगलेस कहे जाने के कारण उसके साथ हीन भावना से व्यवहार किया जाता था। फिर भी शर्म के आगे घुटने टेकने के बजाय उसने खुद को तलवारबाजी में मास्टर करने के लिए समर्पित कर दिया। उसका शरीर ही उसका एकमात्र हथियार बन गया। युद्ध की निरंतर ट्रेनिंग के माध्यम से उसने केवल दृढ़ संकल्प के साथ ताकत हासिल की। समय के साथ उसने अपनी कड़ी मेहनत से वफादार साथी कमाए और अपना प्रभाव बनाया। उसे विश्वास था कि उसने अंततः अपनी कीमत साबित कर दी है। युद्ध के मैदान के टूटे हुए परिदृश्य के बीच छिपे हुए उसे खतरे का एहसास बहुत देर से हुआ। जिस पूरी सेना की वो कमान संभाल रहा था, वो फंस चुकी थी। एक एम्बुश जिसे सावधानी से तैयार और अंजाम दिया गया था। जैसे ही सच्चाई का एहसास हुआ, उसका सदमा निराशा में बदल गया। उसने अपने पिता पर जो भरोसा किया था, उसके साथ शुरू से ही हेरफेर किया गया था। उसने दर्द में चिल्लाते हुए पूछा कि क्या ये धोखा उसकी वफादारी का इनाम था। जवाब में केवल एक ठंडी खामोशी थी और उसके बाद एक उपेक्षा भरी घूरती हुई नजर। रॉड्रिक ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट का उद्देश्य पूरा हो जाए तो उसका क्या उपयोग रह जाता है। उसने उसे गायब हो जाने का आदेश दिया। उन शब्दों ने नियंत्रण से बाहर का गुस्सा भड़का दिया। गुस्से में आकर बेटे ने अपनी तलवार उठाई और पिता चिल्लाते हुए आगे की ओर चार्ज किया। उसकी तलवार धोखे और नफरत से प्रेरित होकर एक हिंसक चाप में घुमी। एक संक्षिप्त पल के लिए वो सफल हो गया। तलवार रॉड्रिक की गर्दन को छूते हुए निकल गई, जिससे खून बहने लगा। ये पहली बार था जब उस बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव बदले थे, लेकिन ये जीत केवल एक पल के लिए ही टिकी। जमीन और हवा से चमकती हुई लाल मैजिकल जंजीरें निकली और उसे कसकर अपनी जगह पर बांध दिया। उसके अपने भाई भी हमले में शामिल हो गए थे। बंधे होने के बावजूद उसने पागलों की तरह पलटवार किया, अपनी तलवार घुमाते हुए और अपने आसपास के दुश्मनों को काटते हुए। जंजीरें बेरहमी से कस गई, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। फिर भी उसका प्रतिरोध नहीं टूटा। एक भाई ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वो अभी भी समझने में विफल रहा है। एक विंगलेस अस्तित्व हमेशा शक्तिहीन ही रहेगा। दूसरे ने उपहास करते हुए कहा कि बर्फ में रेंगना ही वो एकमात्र जगह है जहां उसका असली ठिकाना है। नीचे दबा हुआ भारी सांसें लेते हुए उसने जमी हुई जमीन पर अपना हाथ दबाया और पूछा कि अगर उन्हें उसे इस तरह से फेंकना ही था तो उन्होंने उसे अपनाया ही क्यों था। रॉड्रिक करीब आया। उसके बालों को बेरहमी से पकड़कर उसने उसे अपना सिर उठाने और उसकी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। एक भयानक स्वर में उसने सच्चाई का खुलासा किया। उसे कभी भी उसकी जरूरत नहीं थी, एक बेटे के रूप में तो बिल्कुल नहीं। उसे बस उस पावर की जरूरत थी जो उसके शरीर के अंदर छिपी हुई थी। 7 विंग्स, इस खुलासे ने उसे चौंका दिया। 7
7 विंग्स। रॉड्रिक की क्रूर मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने स्वीकार किया कि उस लड़के की मां ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। वो उस पावर को पैदा करने के लिए केवल एक बर्तन थी जिसकी उसे चाहत थी। इस कबूलनामे ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। कुछ पलों के बाद तलवारें उसके शरीर के आर पार हो गईं। उसकी चीखें युद्ध के मैदान में गूंज उठी क्योंकि उसकी चेतना धीरे धीरे छिनती जा रही थी। उसका शरीर बर्फ पर गिर पड़ा। अपने अंतिम धुंधले विचारों में निराशा ने उसे घेर लिया। उसने खुद से सवाल किया कि क्या यह सच में अंत था और क्या उसके पूरे जीवन का कोई मतलब भी था। तभी एक हल्की सी गर्माहट ने उसे लपेट लिया। भ्रमित होकर उसने एक क्षण के लिए सोचा कि मौत आ गई है, लेकिन यह एहसास किसी आफ्टर लाइफ का नहीं था। ये बर्फ थी। उसे अपने चारों ओर गर्माहट का एहसास हुआ। किसी अनजान लेकिन कोमल स्पर्श के साथ कुछ भुजाएं उसके कमजोर शरीर को थामे हुए थी। उसकी आंखें झटके से खुल गईं। ये कोई सपना नहीं था। आसमान से अभी भी बर्फ गिर रही थी, लेकिन कुछ बदल गया था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसका नजरिया बहुत छोटा हो गया है, घबराहट ने उसे जकड़ लिया। उसका शरीर हल्का, बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था। भ्रमित होकर उसने अपने हाथ उठाए। वे छोटे और नाजुक थे, एक नवजात बच्चे के हाथ। जैसे ही उसे सच्चाई का एहसास हुआ, वो गहरे सदमे में डूब गया। उसे किसी की बाहों में झुलाया जा रहा था। उसने अपनी नजर उस महिला की ओर घुमाई जो उसे पकड़े हुए थी। उसके शरीर की गर्माहट पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो बेजान लग रही थी, जैसे उसने अपनी बाहों में बच्चे की रक्षा के लिए अपनी आखिरी ताकत लगा दी हो। इससे पहले कि वो इस दृश्य को समझ पाता, एक अनजान आवाज अचानक उसकी चेतना में गूंज उठी जो उसे खोजने का आदेश दे रही थी। उसके दिमाग में छवियां भर गई। भयंकर बर्फीले तूफान के बीच आगे बढ़ते हुए नाइट्स। उनके घोड़े सफेद इलाके को रौंदते हुए जा रहे थे और वो चिल्ला रहे थे कि बच्चा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उनमें से एक ने घोषणा की कि ड्यूक रॉड्रिक के आदेश पर इस नवजात को किसी भी कीमत पर वापस लाना होगा। ये विजन जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी गायब हो गया। वो हैरान रह गया और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। वो नाम उसके विचारों में अटका रहा। ड्यूक रॉड्रिक के नाम से उसकी छाती में डर समा गया। नवजात की तलाश करने वाले लोग असल में उसी की तलाश कर रहे थे। अराजकता और बर्फीले तूफानों में दबी एक पुरानी रात की यादें फिर से उभर आईं। जब वो पहली बार मिला था तब उसे एक अचानक संदेह हुआ। क्या वो अतीत में वापस लौट आया था? पहले तो उसने इस विचार को खारिज कर दिया, फिर भी रोशनी की अजीब चमक उसकी आंखों के सामने झिलमिलाई जिसने उसके संदेह को तोड़ दिया। भले ही सच्चाई अनिश्चित थी, लेकिन एक बात साफ थी, वहां रुकने का मतलब था वापस उस क्रूर ड्यूक के हाथों में पड़ना। एक नवजात के शरीर में फंसे एक अनुभवी योद्धा की सहज बुद्धि के साथ उसने अपने कमजोर अंगों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। वो बेजान महिला की बाहों से दूर रेंगने लगा। उसकी बेताबी ने उसके इरादे को और मजबूत कर दिया। अचानक उसके अंदर गहराई से गोल्डन एनर्जी फूट पड़ी। बचने की उसके दृढ़ संकल्प का जवाब देते हुए एक पावर उसके नन्हे शरीर में दौड़ गई। उसके हाथों से गर्मी निकलने लगी जो हर स्पर्श के नीचे की मोटी बर्फ को पिघला रही थी। जैसे जैसे वो खुद को जमी हुई जमीन पर घसीटता गया, उसके पीछे एक चमकता हुआ निशान बन गया। लेकिन उसके नवजात शरीर की अपनी सीमाएं थीं। थकान ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया। उसकी सांसें उथली हो गईं। उसके अंग ऐसे कांप रहे थे जैसे अंदर से आग लग गई हो। वो बर्फ में गिर पड़ा, आगे बढ़ने में असमर्थ था। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। दर्द के बावजूद उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। धोखे की यादें फिर से उभर आईं। उसके क्रूर पिता के उस पर पीठ फेरने की छवि। उसकी छाती में नफरत कसकर कुंडली मारे बैठी थी। दांत पीसते हुए उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाई और जमा देने वाली हवा में एक कसम बुदबुदाई। रॉड्रिक, मैं कसम खाता हूं। उसके छोटे हाथों के चारों ओर एनर्जी चमक उठी और वो एक बार फिर आगे की ओर रेंगा, बर्फ पर एक लंबा निशान बनाते हुए, जब तक कि उसका शरीर पूरी तरह से जवाब नहीं दे गया। पूरी तरह से थक जाने के बाद वो पास खड़े एक व्यक्ति के पैरों के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। एक छोटी लड़की ने सबसे पहले उस बेसुध बच्चे को देखा। उसकी आवाज उत्साह से भर गई जब उसने अपने पिता को पुकारा, उस बच्चे की ओर इशारा करते हुए जिसे उसने खोजा था। जिसे वाइस्काउंट हाइफ्रीड के नाम से जाना जाता था। वो आदमी अविश्वास के साथ करीब आया। उसने सावधानी से नवजात को बर्फ से उठाया और उस लंबे निशान को देखा जो बच्चे ने अपने पीछे घसीटते हुए बनाया था। उसके चेहरे पर उलझन थी। एक नवजात अकेला इतनी कठोर परिस्थितियों में कैसे जीवित रह सकता है? बच्चे को करीब से पकड़ते हुए उसे जीवन की हल्की गर्माहट महसूस हुई और उसने सहज रूप से उसे सहारा दिया। उस आदमी की बाहों में सुरक्षित, थका हुआ नवजात नींद में चला गया। हाइफ्रीड हैरानी से उसे घूरता रहा और फिर से बर्फ पर बने उस रास्ते की ओर देखा। ये सबूत एक बात साबित करता था, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसने चुपचाप उस लड़के की उत्पत्ति और पहचान के बारे में सोचा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक गर्म कमरे के अंदर पाया, जो बाहर के घातक तूफान से बहुत दूर था। अभी भी भ्रमित होकर उसने सोचा कि उसे कहाँ लाया गया है। अचानक उसके सामने एक इल्यूजन प्रकट हुआ। लाल बालों वाला एक बच्चा उसके सामने खड़ा था, अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए मानो उसे दूर खींचने की कोशिश कर रहा हो। वो विजन तुरंत गायब हो गया। उसके गाल पर एक हल्की सी चुटकी ने उसे वापस वास्तविकता में खींच लिया।
उसके चारों ओर जीवंत छोटी लड़कियां थीं जो उसे उत्सुकता से देख रही थीं। उनमें से एक ने उत्साहपूर्वक घोषणा की कि बच्चा जाग गया है। बड़ी बहन ने तुरंत दूसरों को डांटा और चेतावनी दी कि उसके नाजुक चेहरे को चोट न पहुंचाएं। अब एक शिशु के असहाय शरीर में फंसे होने के कारण वो केवल उनके ध्यान को सह सकता था। लड़कियां उसे चंचलता से संभाल रही थी, जिससे वो विरोध करने में असमर्थ था। सबसे बड़ी बहन ने, जिसके बालों का रंग प्लैटिनम था, उसे उस समूह से बचाया और सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। हालांकि उसकी बाहों में वो ज्यादा सुरक्षित था, लेकिन उसकी आंखों में शक बना हुआ था। शक्तिहीन न रहने के दृढ़ निश्चय के साथ उसने अचानक खड़े होने और मुक्त होने की कोशिश की। उसकी इच्छा शक्ति मजबूत थी, लेकिन उसके शरीर ने उसे धोखा दे दिया। उसके नन्हे पैर लड़खड़ा गए और वो आगे की ओर गिर पड़ा, जिसका चेहरा सीधे फर्श से जा टकराया। कमरे में सबने हांफते हुए सांस ली। लड़कियां गिरते हुए बच्चे की ओर भागी और कमरे में हैरान आवाजें गूंज उठीं। घबराकर उसने रेंग कर दूर जाने की कोशिश की। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे उसका पीछा क्यों कर रही थी। ये उथल पुथल भरी भाग दौड़ तभी खत्म हुई जब उसे फिर से थकान ने घेर लिया। वाइसकाउंट हाइफ्रीड ने तुरंत उसे उठा लिया, इससे पहले कि वो खुद को और चोट पहुंचा पाता। अपने बाहों में उस अजीब शिशु को देखकर हाइफ्रीड ने हैरानी से बुदबुदाया कि यह बच्चा सच में आसमान से गिरे हुए किसी शख्स की तरह लग रहा था, असंभव, रहस्यमय और अनसुलझे सवालों से भरा हुआ। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसे किसने पकड़ा है, उसकी नज़र तेजी से ऊपर की ओर उठी। सदमे ने उसके छोटे शरीर को जमा दिया। जो आदमी उसे अपनी बाहों में झुला रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वाइसकाउंट हाइफ्रीड था, जो रॉड्रिक का बड़ा भाई था। उसे पहचानते ही जैसे बिजली सी कौंध गई। एस्टोर की आंखों ने अविश्वास से अपने चारों ओर देखा। क्या ये एल्महाइम ब्लड लाइन का कोई दूसरा निवास था? उसके पिछले जीवन की यादों में वाइसकाउंट के डोमेन का स्वामी और एक छोटी ब्रांच फैमिली का मुखिया हाइफ्रीड एल्महाइम एक बार तथाकथित ट्विन विंग्स में से एक के रूप में रॉड्रिक के बगल में खड़ा हुआ था। वे राजघराने की भरोसेमंद तलवारें थे, ऐसे शक्तिशाली लोग जो एक साथ सिंहासन की रक्षा करते थे। फिर भी उन यादों में एक त्रासदी भी छुपी हुई थी। इसके बाद हुए नागरिक युद्ध के दौरान वाइसकाउंट का घर नष्ट हो गया था और हाइफ्रीड भी इसके साथ मारा गया था। उसे अब जीवित देखना एक ऐसी सच्चाई की पुष्टि करता था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। वो सच में अतीत में लौट आया था। फिर भी कड़वाहट उसके अंदर घूमी और उसने ड्यूक की पकड़ से बचने की कोशिश की। किस्मत ने उसे सीधे उसी श्रापित परिवार के एक अन्य सदस्य के इलाके में फेंक दिया था। विडंबना का बोझ उसकी छाती पर भारी पड़ रहा था। जिस महिला ने उसे पकड़ा हुआ था, वाइस काउंटेस, उसने उस अजीब बच्चे को कोमल उत्सुकता से देखा। उसने मान लिया कि पावर के अचानक फटने के कारण वो बर्फ में जा गिरा था। यह आश्वस्त होने के बाद कि वो साधारण नहीं था, उसने उसे प्यार से देखा और अपनी बाहों में लपेट लिया। उसका आलिंगन गर्म था। उसकी आवाज में किसी फैसले के बजाय चिंता झलक रही थी। उसने डरे हुए बच्चे से कहा कि अब सब कुछ सुरक्षित है और उसे डरने की कोई बात नहीं है। अपने दोनों जीवनों में पहली बार एस्टोर ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसके लिए अनजान था, एक माँ की गर्माहट। इसने उसे पूरी तरह से खामोश कर दिया। पास ही खड़े विस्काउंट हाइफ्रीड ने करीब आने से पहले चुपचाप इस दृश्य को देखा। उसने दृढ़ता से कहा कि इस बच्चे के पास असाधारण पावर थी। सबूत उसके शरीर पर बने निशान में था। विस्काउंटेस ने सावधानी से शिशु के कपड़ों की आस्तीन उठाई और एक चमकता हुआ लाल प्रतीक सामने आ गया। जैसे ही उसने इसे देखा, उसके चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। उसने अविश्वास में फुसफुसाया, 7 विंग्स। एस्टर का शरीर अकड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो निशान दोबारा क्यों आ गया, खासकर उन सब चीजों के बाद जो उसने अपने पिछले जीवन में सही थी। अचानक यादें हिंसक लहरों की तरह उसके दिमाग से टकरा गईं। रॉड्रिक के शब्द साफ तौर पर गूंजने लगे। ड्यूक का उसे एक बेटे के रूप में पालने का कभी इरादा नहीं था। उसने उसे केवल एक उद्देश्य के लिए अपनाया था, उसके शरीर के भीतर छिपी शक्ति को चुराने के लिए। 7 विंग्स। शुरू से ही ये सब एक हेरफेर था। उसे विंगलेस कहा गया था, जबकि चुपचाप उसकी असली शक्ति की लालसा की जाती थी। पिछले जीवन में उसके पंख उससे छीन लिए गए थे। उसके अंदर क्रोध भड़क उठा। अपमान, धोखा, क्रूर तरीके से ठुकराया जाना, ये सब एक ही बार में फिर से उभर आया। बच्चे के चेहरे के भाव में अचानक आए बदलाव को देखते हुए विस्काउंटेस ने चिंता के साथ अपने पति की ओर देखा और पूछा कि वे इसके साथ क्या करने का इरादा रखते हैं। एस्टर को तुरंत खतरे का एहसास हो गया। अगर ये पावर फिर से एल्महाइम परिवार के हाथों में रही तो इतिहास खुद को दोहराएगा। वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। उसे अपनी किस्मत पर नियंत्रण की जरूरत थी और किसी भी चीज से ज्यादा उसे बदला लेने के लिए ताकत की जरूरत थी। बिना किसी हिचकिचाहट के विस्काउंट हाइफ्रीड ने अपना फैसला सुनाया। उसने घोषणा की कि वो इस बच्चे को गोद लेगा। एस्टर के भीतर सदमे की लहर दौड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। विस्काउंट ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए शांति से कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, न ही कोई छिपी हुई महत्वाकांक्षा थी। उसने प्यार से लड़के के सिर पर अपना हाथ रखा और पूरी ईमानदारी के साथ बोला। उसके सामने जो बच्चा था वो एक छोटे पक्षी की तरह था जो उड़ने में असमर्थ हो। वो उसे सावधानी से पालेगा, उसका पोषण करेगा,
तब तक जब तक कि वो दिन ना आ जाए जब वो अपने पंख फैलाना और आज़ादी से उड़ना सीख ना जाए। एस्टर के अंदर गहराई में कुछ कांप उठा। वो दयालुता विदेशी, अनजान और अजीब तरह से दर्दनाक महसूस हुई। ये वो गर्माहट थी जो उसे पिछले जीवन में कभी नहीं मिली थी। अचानक हॉलवे में एक जोरदार क्रैश की आवाज गूंजी। विस्काउंट की बेटियों में से एक दरवाजे के बाहर छिपकर बातें सुन रही थी। वो गिर गई थी और बाकी लड़कियां उसके ऊपर एक अराजक ढेर में गिर पड़ी थी। हाईफ्रीड तेजी से पलटा और पूछा कि क्या केवल 2 ही लड़कियां सुन रही थीं। पता चला कि चारों बहनें छिपकर जासूसी कर रही थीं। सबसे बड़ी बहन शर्मिंदा होते हुए खड़ी हुई और दावा किया कि वे केवल बच्चे के बारे में चिंतित थी। डांट पड़ने के बावजूद माहौल हल्का ही रहा। एक लाल बालों वाली लड़की ने शिशु को उत्सुकता से देखा और अपनी मां से पूछा कि उसे क्या नाम दिया जाएगा। विस्काउंटेस ने कोमलता से मुस्कुराते हुए बच्चे को चांदनी की हल्की रोशनी के नीचे पकड़ लिया। उसने उसे अर्थपूर्ण ढंग से नाम दिया, एक ऐसा नाम जो उनके परिवार में उभरते हुए एक नए सितारे का प्रतीक था। समय आगे बढ़ता गया। 10 साल बाद वो भव्य हवेली हमेशा की तरह शान से खड़ी थी। हाईफ्रीड, जो अब उम्रदार दिखने लगा था, एस्टेट से होकर गुजरा और एक सैनिक ने उसे सम्मानपूर्वक सलाम किया। पास ही एक बग्घी इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला और एक युवा सेवक आगे आया। ये एस्टर था। वो असहाय नवजात अब एक परिष्कृत और आत्मविश्वासी युवा व्यक्ति बन चुका था। सुंदर, शांत और ठंडी आंखों के नीचे चुपचाप छिपी हुई पावर। वो बग्घी से बाहर निकला और लाल बालों वाली लड़की एल्फिन को नीचे उतारने में मदद करने के लिए विनम्रता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने प्यार से उसे सावधान रहने की याद दिलाई। वो खुशी से मुस्कुराई और उसे धन्यवाद दिया। एक पल के लिए उसकी चंचल भाव ने उसे उस शरारती बच्ची की याद दिला दी जो वो कभी हुआ करती थी। एस्टर ने उसे चुपचाप देखा। उसकी आंखों में गर्माहट झलक रही थी। एक साथ वे एक बड़ी सभा की ओर चले। स्वॉर्ड बॉल, जो ड्यूक के एल्महाइम हाउस द्वारा आयोजित की गई थी। दिखने में ये एक नोबल इवेंट था जिसका उद्देश्य नाइट परिवारों के बीच गठबंधन को मजबूत करना था। असल में ये जश्न के रूप में छिपा हुआ एक युद्ध का मैदान था। हर घराना अपने युवा तलवारबाजों को पेश करता था। प्रतिष्ठा, सम्मान और पावर का सार्वजनिक रूप से न्याय किया जाता था। जैसे ही एस्टर और एल्फिन ने ग्रैंड हॉल में कदम रखा, हर आंस उनकी ओर मुड़ गई। फुसफुसाहट तुरंत फैल गई। इसके बाद मजाक उड़ाने वाली टिप्पणियां की जाने लगी। कुछ लोगों ने सवाल किया कि विस्काउंट के घर ने एक असली वारिस पैदा करने के बजाय किसी अनजान मूर के बच्चे को क्यों गोद लिया। दूसरों ने खुलेआम उनका मजाक उड़ाया, ये सुझाव देते हुए कि परिवार ने गर्व के बजाय अपमान को चुना है। शत्रुतापूर्ण निगाहों ने एस्टर को सिर से पैर तक मापा। उन्हें उसकी लेजिटिमेसी पर संदेह था। उन्हें उसकी ताकत पर शक था। उन्हें वहां खड़े होने के उसके अधिकार पर संदेह था। एस्टर स्थिर रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे हॉल में घूमी, उस नफरत को देखते हुए जो उसकी ओर निर्देशित थी। एल्फिन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने उसे चेतावनी दी कि वो उन क्रूर फुसफुसाहटों पर ध्यान न दे। ऐसी जगहों पर कमजोरी का मतलब था कुचला जाना। एस्टर ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे के भाव नहीं बदले। शांत और नियंत्रित रहते हुए उसने चुपचाप उस शत्रुता को स्वीकार कर लिया, इसे दबाव के बजाय एक ईंधन के रूप में मानते हुए। हाईफ्रीड की आवाज उसके पीछे से आई, स्थिर, मजबूत और जिम्मेदारी के वजन के साथ। विशाल ड्यूकल कैसल के सामने खड़े होकर उसने उनके घर की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। वो चाहता था कि एस्टर वास्तविकता को वैसा ही देखे जैसी वो है, आराम के जरिए नहीं बल्कि सच्चाई के जरिए। फिर हाईफ्रीड थोड़ा मुड़ा और पूछा कि क्या उसका बेटा जो देख रहा है उससे निराश है। एस्टर ने अपनी नजरें घुमाईं। उसके होठों पर एक हल्की आत्मविश्वासी मुस्कान तैर गई जिसमें एक शांत विद्रोह छिपा था। बिल्कुल नहीं पिताजी, इस तरह का ठंडा माहौल मेरे लिए एकदम सही है। उसका जवाब दृढ़ था। हाईफ्रीड एक पल के लिए रुका और फिर वो हंस पड़ा। उसका चेहरा गर्व से भर गया। वो लड़के के जवाब से वास्तव में राहत महसूस कर रहा था। उसी क्षण एस्टर के दिमाग में दर्दनाक यादें फिर से ताज़ा हो गईं। ये जगह, ये हॉल, ये कभी उसके सबसे गहरे अपमान का मंच हुआ करता था। पिछले जीवन में वो यहाँ हारा हुआ, सबके सामने शर्मिंदा और सबके सामने कुचला हुआ खड़ा था। उसके घराने का अपमान इन्हीं दीवारों के नीचे हुआ था। लेकिन अब चीजें अलग थीं। उसने 7 विंग्स को वापस पा लिया था। जो पावर कभी उससे चुरा ली गई थी वो अब फिर से उसके शरीर में जल रही थी। उसकी सुनहरी आंखों में एक धधकती लौ की तरह दृढ़ संकल्प जाग उठा। बदला अब कोई दूर का सपना नहीं था, ये करीब आ रहा था। अपने पिता और एल्फिन के बगल में खड़े होकर एस्टर ने ऊपर की ओर उठी उस विशाल ड्यूकल इमारत की ओर अपनी नजरें उठाईं, जो यादों और नाराजगी से भारी थी। एक ऊंची बालकनी से उसके पिछले सौतेले भाइयों ने उसे देखा। जब उन्होंने उसे नीचे देखा तो उनकी आंखों में अहंकार और नफरत भरी थी। उन्होंने मूल्यांकन किया, उन्होंने न्याय किया। फिर भी एस्टर शांत रहा। उनकी जांच के तहत उसके भाव बिल्कुल नहीं बदले। शांति ने उसे एक कवच की तरह ढक रखा था। उसने मन ही मन सोचा कि आगे कदम बढ़ाने का, अपने सम्मान को वापस पाने का ये सबसे सही समय होगा। एक आत्मविश्वासी मुस्कान उसके दिमाग में आ गई।
अब एक ऐसी एंट्री करने का समय था जो सबका ध्यान खींच सके। ग्रैंड हॉल के अंदर सेंटर स्टेज पर एक भयंकर तलवारबाजी की लड़ाई चल रही थी। दो युवा तलवारबाजों को टकराते हुए नोबल्स बहुत करीब से देख रहे थे। इस युग में नाइट्स की पहचान उनकी ताकत और प्रतिष्ठा से होती थी। ब्लेड के टकराव के जरिए पावर साबित की जाती थी। प्रतिष्ठा प्रभाव और परिवार की स्थिति से बनती थी। दोनों लड़ाके विस्फोटक गति के साथ एक दूसरे की ओर झपटे। स्टील हिंसक रूप से आपस में टकराई। उनकी तलवारों से एनर्जी प्रवाहित हुई। जब उन्होंने दूरी कम की और एक निर्णायक प्रहार किया, एक लड़ाके ने भारी शक्ति के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी के हथियार को चकनाचूर कर दिया। हरा हुआ युवक जम गया। जमीन पर गिरने से पहले उसके चेहरे पर अविश्वास साफ नजर आ रहा था। विजेता शान से खड़ा रहा। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर 2 विंग्स का एम्ब्लम चमक रहा था। उस निशान से निकलने वाली नीली रोशनी वंश और ताकत का एक ऐसा सबूत थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। ये श्रेष्ठता की एक सार्वजनिक घोषणा थी। ऊपर बालकनी से एस्टर चुपचाप ये दृश्य देख रहा था। उसकी नजरें स्थिर और भावहीन रहीं। ये तमाशा जाना पहचाना था। जश्न के रूप में छिपा हुआ डराना धमकाना, स्टेटस के लिए पावर का प्रदर्शन। कुछ नहीं बदला था। इसी हॉल के अंदर उसके पिछले अपमान की यादें फिर से उभर आईं। दर्दनाक, तीखी और न भूलने वाली यादें। उन यादों ने उसके संकल्प को और भी कठोर कर दिया। उसे खोया हुआ देखकर एल्फिन ने चिंता के साथ उसका नाम पुकारा। उसने प्यार से पूछा कि क्या उसे घबराहट हो रही है। आखिर ये उसका पहला सोड बॉल था। एस्टर उसकी ओर मुड़ा और आत्मविश्वास से मुस्कुराया। उसने जवाब दिया कि वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। अगर कुछ है भी तो वो बीते दिनों की याद महसूस कर रहा था। उसके जवाब ने उसे पूरी तरह से उलझन में डाल दिया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अतीत का कौन सा अनुभव ऐसे आयोजन को भावुक बना सकता है। उसी क्षण हाइफ्रीड ने उन्हें बताया कि उसे एक मीटिंग में जाना है और उसने एल्फिन की जिम्मेदारी एस्टर को सौंप दी। आहत होकर एल्फिन ने तुरंत विरोध किया और अपने पिता को याद दिलाया कि वो उससे 1 साल बड़ी है। एस्टर ने हल्के से उसे चढ़ाते हुए कहा कि वो अभी भी अनाड़ी की तरह काम करती है। हाइफ्रीड ने तब एस्टर के कंधे पर हाथ रखा। उसने उसे इस अवसर का उपयोग अन्य युवा नोबल्स के साथ संबंध बनाने के लिए करने की सलाह दी। कनेक्शंस मायने रखते थे। हालांकि जब उसने एस्टर को गंभीरता से चेतावनी दी तो उसकी आवाज धीमी हो गई। 7 विंग्स का रहस्य कभी भी उजागर नहीं होना चाहिए। एस्टर ने चुपचाप उस चेतावनी को समझ लिया। हाइफ्रीड के जाने के बाद उसने हॉल का मुआयना किया। हर कोना शत्रुतापूर्ण निगाहों, फुसफुसाहटों, संदेह और खुली नापसंदगी से भरा था। यहाँ गठबंधन बनाना सामान्य रूप से कठिन, लगभग असंभव होगा। लेकिन पीछे हटने के बजाय उसकी आंखों में एक ठंडा दृढ़ संकल्प गहराई तक बस गया। वो आगे बढ़ने लगा। घबराकर एल्फिन ने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। बिना पीछे मुड़े उसने शांति से जवाब दिया कि वो दोस्त बनाने जा रहा है। मजबूत कदमों के साथ वो भव्य सीढ़ियों से नीचे उतरा और सोफे पर बैठे युवा नोबल्स के ग्रुप के पास पहुंचा। ग्रुप के लीडर ने, जो एक लाल बालों वाला युवक था, उसे साफ तिरस्कार की नज़र से देखा। उसने पूछा कि एस्टर कौन है। एस्टर ने विनम्रता से जवाब दिया। वो थोड़ा झुका और आत्मविश्वास से अपना परिचय दिया। मैं एस्टर एल्महाइम हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई भाई डेरिस। उसने शांति से घोषणा की कि वो छोटा भाई है। डेरिस ने उसे सदमे से घूरा। ग्रियॉन नाम का एक और युवा नोबल करीब आया और फुसफुसाते हुए एक स्पष्टीकरण दिया, ये साफ करते हुए कि एस्टर विस्काउंट के घर से गोद लिया हुआ लड़का था। माहौल तुरंत बदल गया। मजाक के साथ उत्सुकता मिल गई और सबका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। डेरिस अचानक जोर जोर से, लगभग पागलों की तरह हंसने लगा। अब वो समझ गया कि उस गोद लिए हुए लड़के ने खुद को एल्महाइम के रूप में पेश करने की हिम्मत क्यों की। इसके अहंकार ने उसे खुश कर दिया। उसी क्षण एस्टर के पिछले जीवन के अंश उसके दिमाग में उमड़ पड़े। उसने उन्हें स्पष्ट रूप से पहचान लिया। डेरिस और ग्रियॉन, मेन एल्महाइम ब्लड लाइन के 2 वारिस, वही लोग जो कभी उससे ऊपर खड़े थे, वही लोग जिन्होंने उसकी जान ली थी। उसके पिछले अस्तित्व में उन्होंने उस पर लंबी परछाइयां डाली थी, शक्तिशाली, अछूत और भयानक। उस समय वो उनके सामने खुद को तुच्छ महसूस करता था, लेकिन अब ग्रैंड हॉल की तेज रोशनी के नीचे वे अब रोके न जा सकने वाले राक्षसों की तरह नहीं लग रहे थे। वे सत्ता के साथ खेल रहे अति आत्मविश्वासी बच्चों की तरह लग रहे थे। जो डर कभी उसके दिल को बदल देता था, वो अब गायब हो चुका था। बढ़ते तनाव को महसूस करते हुए एल्फिन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने जल्दबाजी में उसका नाम पुकारा और उसे दूर खींचने की कोशिश की, इस बात पर जोर देते हुए कि अभिवादन पूरा हो गया है और उन्हें चले जाना चाहिए। इससे पहले कि वे पीछे हट पाते, डेरिस की मजाक उड़ाती हुई आवाज हवा में गूंज उठी। उसने अवांछित परिचितता के साथ एल्फिन को संबोधित किया और उपहास करते हुए कहा कि वो एक बार फिर अपने पिता के पीछे छिप रही है।
उसने उन्हें अहंकार पूर्वक करीब आने का आदेश दिया, जैसे कि मनोरंजन के लिए नौकरों को बुला रहा हो। उसने इसे मेन हाउस के एक निर्देश के रूप में प्रस्तुत किया। एल्फिन जम गई। उसका शरीर अकड़ गया। उसकी पीठ उनकी ओर ही रही, फिर भी उसकी आंखों में तेज गुस्सा भड़क रहा था। उस आदेश के अपमान ने उसे उसकी सीमा तक धकेल दिया। उसने तुरंत उस मांग को ठुकरा दिया। उसने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि मेन ब्रांच और उनके घर के बीच कोई मास्टर सर्वेंट रिश्ता नहीं था। जैसे ही उसने आगे बढ़कर सीधे उसका सामना करने की तैयारी की, एस्टर ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने उसे कुछ भी बेवकूफ़ी करने से पहले रोक लिया। उसे पीछे रोकते हुए वो शांति से बोला, ये कहते हुए कि उसने अभी खत्म नहीं किया है। उसका शांत रवैया उनके आसपास के शत्रुतापूर्ण माहौल से बिल्कुल अलग था। उसकी शांत अभिव्यक्ति के नीचे छिपे हुए इरादे चुपचाप बन रहे थे। डैरिस ने संयम को नोटिस किया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे क्रूर मुस्कान फैल गई। एक मौका देखते हुए उसने अपना उपहास और तेज कर दिया। उसने सार्वजनिक रूप से एल्फिन के पिता पर हमला किया, सबको याद दिलाते हुए कि हालांकि वो एक नाइट था, लेकिन वो राजा की रक्षा करने में विफल रहा था। सजा के तौर पर उसके अपने छोटे भाई ने उसका हाथ काट दिया था। वे शब्द एल्फिन को एक कोड़े की तरह लगे। शर्म और दर्द उसके चेहरे पर छा गए। उस अपमान के बोझ तले दबकर उसने अपना सिर झुका लिया। डैरिस लगातार बोलता रहा। उसने दावा किया कि वो आभारी है कि उसके अंदर ऐसे दयनीय व्यक्ति का खून नहीं है। ये उकसावा बर्दाश्त के बाहर हो गया। एल्फिन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि उसे अपने शब्द वापस लेने होंगे, किसी को भी अपने पिता का अपमान करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए। फिर एक अपमानजनक हरकत में उसने सीधे उसके ऊपर वाइन फेंक दी। लाल तरल ने उसकी ड्रेस को दागदार कर दिया। उसने उपहास किया कि उसे अगली बार फटे पुराने कपड़े पहनने चाहिए, ताकि उसे महंगे कपड़े खराब होने की चिंता ना हो। उसी क्षण एस्टर आगे बढ़ा। पहले उनकी ओर चलते समय उसने चुपचाप खुद से सवाल किया था, अगर उसने फिर से इन चेहरों को देखा तो क्या वो कुछ महसूस करेगा? क्या गुस्सा होगा, नफरत होगी या खालीपन? उसने अचानक हाथ बढ़ाया और पास ही खड़े एक अनजान नोबल से वाइन की बोतल छीन ली। उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। जब उसने एल्फिन को वहां अपमानित, घायल अवस्था में खड़े देखा और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उसके अंदर कुछ सुलग उठा। उसे एक राहत महसूस हुई। उसने एक बात पक्की कर ली, वो अभी भी गुस्सा महसूस कर सकता था। वो भावना गायब नहीं हुई थी। शांति से उसने डैरिस को नाम लेकर पुकारा। अपनी कलाई के एक तेज झटके के साथ उसने वाइन की बोतल को हवा में उछाला। बोतल हवा में घूमती हुई सीधे डैरिस के सिर की ओर गई। टकराने से ठीक पहले वो हवा में ही रुक गई। एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक रखा था। एस्टर ने उसे शुद्ध तिरस्कार के साथ घूरा। उसने घोषणा की कि वे अभी भी पहले जैसे ही बेकार लोग थे। एक हल्के इशारे से उसने हवा में रुकी हुई बोतल को बदले के एक हथियार में बदल दिया। अगले ही पल वो हिंसक रूप से चकनाचूर हो गई। लाल वाइन बाहर की ओर फटी और डैरिस को सिर से पैर तक पूरी तरह भिगो दिया। इस अचानक हुए अपमान ने आसपास के सभी लोगों को हैरान कर दिया। एस्टर अपनी भयानक शांति के साथ सीधा खड़ा रहा। वो गिरे हुए नोबल्स के ऊपर हावी होकर खड़ा था। उसकी तलवार उसके बगल में टिकी हुई थी। उसके ब्लेड से खून की बूंदें नीचे खिसक रही थीं। ग्रायन घबराहट में चीख पड़ा, अपने भाई का नाम पुकारते हुए, क्योंकि उनके आसपास अफरा तफरी मच गई थी। डैरिस ने अपने होठों से तरल को पोंछा। उसका चेहरा सदमे और गुस्से से विकृत हो गया। एस्टर ने सामान्य रूप से जवाब दिया। डैरिस पर लगे दाग को केवल अंगूर के रस से ज्यादा कुछ नहीं बताकर खारिज कर दिया। एक कुटिल मुस्कान के साथ उसने आगे कहा कि ये उन बड़े नोबल बच्चों के लिए एकदम सही ड्रिंक है जो खुद को बेहतर समझते हैं। उन्होंने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और फिर यादें उसके दिमाग में टकराने लगीं। 3 साल पहले उसके शरीर से गोल्डन एनर्जी का एक अनियंत्रित सैलाब फूट पड़ा था। उस अराजकता के बीच उसके पिता की आवाज गूंजी, ये मांग करते हुए कि वो इस पावर को दबा दे, इससे पहले कि ये उसके आसपास की हर चीज को नष्ट कर दे। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। एक बहन अपनी दूसरी बेहोश बहन के बगल में घुटनों के बल बैठी थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वो उससे रुकने की भीख मांग रही थी। एल्फिन, उसकी सबसे बड़ी बहन, डर से चिल्लाते हुए उससे उस भड़कती हुई शक्ति को रोकने का आग्रह कर रही थी। डार्क पावर चमकदार गोल्डन एनर्जी के साथ हिंसक रूप से उसके चारों ओर घूम रही थी। वही वो पल था जब उसने सच में 7 विंग्स के खतरे को समझा था। वो ताकत भारी थी। वो खुद मुश्किल से ही इसे नियंत्रित कर पा रहा था। उसके पिता के चिंतित भाव उसके विचारों में फिर से उभर आए, ये सवाल करते हुए कि क्या एस्टोर कभी इतनी विनाशकारी क्षमता को मास्टर कर पाएगा। उस समय पावर एक अभिशाप की तरह लग रही थी, जो उसे निगलने की धमकी दे रही थी। अब ये अलग था। उसने इसे नियंत्रित करना सीख लिया था। अचानक सम्मेलन कक्ष में तेज कदमों की आवाज गूंजी। एक सेवक घबराहट में अंदर आया, ये घोषणा करते हुए कि कुछ गंभीर हुआ है। हाईफ्रेड ने तुरंत बैठक रोक दी, ये पूछते हुए कि किस संकट के कारण इतनी बाधा आई है। सेवक ने हाफते हुए बताया कि मेन ब्रांच के युवा सदस्यों और गोद लिए हुए बेटे के बीच एक द्वंद्व चल रहा है।
कमरे में तुरंत तनाव फैल गया। विस्काउंट हाइफ्रिड और ड्यूक रॉड्रिक ने एक दूसरे को तीखी नजरों से देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के हाइफ्रिड खड़ा हुआ और बाहर की ओर भागा। उसका लबादा नाटकीय रूप से उसके पीछे उड़ रहा था जब वो संघर्ष की दिशा में दौड़ा। बालकनी पर उसने एल्फिन को संकट में अपनी ओर दौड़ते हुए पाया। उसने अपने पिता को पुकारा और पूछा कि नीचे क्या हो रहा है। पास ही एक शार्क जैसी मुस्कान वाले चौड़े नोबल ने एरिना की ओर इशारा किया। उसने जोर से टिप्पणी की कि एल्महाइम वारिसों के बीच लड़ाई देखना एक दुर्लभ मनोरंजन है। परिणाम के आधार पर इसके नतीजे घरानों के बीच के संतुलन को हिला सकते हैं। हाइफ्रिड और एल्फिन बालकनी के ऊपर झुके। उनके नीचे एस्टोर और डैरिस एरिना के बीच में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। मुस्कुराते हुए नोबल ने भविष्यवाणी की कि द्वंद्व जल्दी ही क्रूर हो जाएगा। उसके लहजे से लग रहा था कि ये टकराव एक साधारण प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा है। ये एक पावर स्टेटमेंट था। एरिना के अंदर डैरिस ने अपनी ताकत और गुस्सा दोनों छोड़ दिए। उसने चिल्लाकर कहा कि मेन हाउस को चुनौती देने की मूर्खता करने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। उसने एस्टोर का मजाक उड़ाया और उसे एक आवारा कुत्ता बताया जो असली पावर को समझने में विफल रहा। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर 4 विंग्स का एम्ब्लेम चमक रहा था। उस निशान से नीली रोशनी निकल रही थी जिससे भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। दर्शकों ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि जैसा उम्मीद थी, ड्यूक का बेटा एक बिल्कुल अलग स्तर पर काम करता है। डैरिस ने अपनी तलवार की नोक एस्टोर के चेहरे के करीब दबा दी। उसने मांग की कि एस्टोर भी अपना एम्ब्लेम दिखाए। उसने सवाल किया कि क्या गोद लिया हुआ बेटा इसे दिखाने में शर्मिंदा था। एस्टोर ने शांति से जवाब दिया। उसने स्वीकार किया कि ऐसे निशानों के बारे में डींगे मारना बचकाना और शर्मनाक है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान बनी रही क्योंकि वो बेफिक्र खड़ा था। उसने सामान्य रूप से कहा कि वो कभी भी खुद को इतनी अश्लील तरीके से पावर दिखाने के लिए नीचे नहीं गिराएगा। उसके शब्दों ने सीधे डैरिस के गौरव पर प्रहार किया। डैरिस के माथे पर एक नस उभर आई। अपमान की आग उसके अंदर जलने लगी। इस मजाक से क्रोधित होकर उसने अपने दांत पीस लिए। एस्टोर ने फिर अपनी शर्तें रखीं। अगर वो जीतता है तो डैरिस सार्वजनिक रूप से एल्फिन से माफी मांगेगा। डैरिस तुरंत सहमत हो गया और उसने अपनी मांग भी जोड़ दी। अगर वो जीतता है तो एस्टोर उसका सेवक बन जाएगा। उसने अहंकारपूर्वक घोषणा की कि वो उसे मजबूर करेगा कि वो आज्ञा का पालन करे और एक कुत्ते की तरह काम करे। बिना किसी और हिचकिचाहट के डैरिस आगे की ओर लपका। उनकी तलवारें हिंसक रूप से टकराईं। एरिना में सुनहरी चिंगारियां फूट पड़ी जब स्टील से स्टील टकराया। प्रभाव की आवाज हॉल में गूंज उठी। द्वंद्व अब उकसावे से हटकर पूर्ण टकराव में बदल चुका था। एस्टर ने अपना रुख एडजस्ट किया, अपनी ब्लेड को मजबूती से पकड़ते हुए। उसके चारों ओर हवा घूमने लगी। उसके पैरों के पास धूल जमा होने लगी। उसकी सुनहरी आंखें फोकस से तेज हो गईं। जैसे ही पावर चुपचाप उसके शरीर के भीतर बढ़ी, वो अगले हमले के लिए तैयार हो गया। इस बीच डैरिस के चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान थी। उसने गर्व से अपनी एनर्जी को मुक्त करते हुए घोषणा की कि ये उस व्यक्ति की ताकत है जिसके पास सच में एक एम्ब्लेम है। एक भयंकर गर्जना के साथ उसने तेजी से कई वार किए। हर वार हवा को चीरता हुआ गया, तेज झोंके पैदा करते हुए जो अदृश्य ब्लेड की तरह आगे बढ़ते थे। हमले के बल से एरिना कांप उठा। बालकनी से लड़ाई की तीव्रता बढ़ने पर एल्फिन ने घबराहट में उसका नाम पुकारा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। डैरिस द्वारा किया गया हमला भारी लग रहा था। उसके बगल में तीखी मुस्कान वाले चौड़े नोबल ने केवल हंसते हुए टिप्पणी की कि हालांकि युवा मास्टर डैरिस की तकनीक में परिष्कार की कमी थी, उसकी कच्ची मैजिकल ताकत ने हर खामी की भरपाई कर दी। डैरिस के शरीर से पावर एक हिंसक सैलाब में फूट पड़ी। जिनके पास विंग्ड एम्ब्लेम्स होते हैं उन्हें एक प्राकृतिक फायदा मिलता है और वो इसे साबित करने का इरादा रखता था। अपने अहंकार में डैरिस ने उनके बीच के अंतर की तुलना की। अगर 1 विंग में एक छोटी लौ की शक्ति होती है तो 4 विंग्स एक भड़कते हुए विस्फोट की तरह हैं। उसकी ब्लेड से लपटे बाहर की ओर फटी। जब उसने भड़कते हुए प्रहारों की एक निरंतर बौछार की, उसने आक्रामक रूप से दबाव डाला, एस्टर को कदम दर कदम पीछे धकेलते हुए। हर कदम के साथ मजाक उड़ाने वाली हंसी भी थी। उसने पूछा कि उस आत्मविश्वास का क्या हुआ जो एस्टर पहले दिखा रहा था। एस्टर घबराहट में पीछे नहीं हटा। उसने हर आते हुए वार का सामना शांत सटीकता के साथ किया। हमलों के तूफान को रोकने और दिशा मोड़ने के लिए अपनी तलवार उठाई। स्टील बार बार टकराया। एरिना में चिंगारियां बिखर गईं। दबाव के बावजूद उसका शरीर स्थिर रहा। डैरिस उसे लगातार ताने मारता रहा, ये पूछते हुए कि क्या माफी मांगने की उसकी मांग केवल खोखली बहादुरी थी।
क्रोधित होकर वो दहाड़ा और एक ही प्रहार में द्वंद्व को समाप्त करने के उद्देश्य से अपनी पूरी ताकत लगा दी। दर्शकों के स्टैंड से एक मूंछों वाले नोबल ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए घोषणा की कि परिणाम पहले ही तय हो चुका है। लेकिन उसी क्षण सब कुछ बदल गया। एस्टर ने अपना ऑरा छोड़ा। उसकी तलवार शुद्ध सफेद चमक में फूट पड़ी। लाल धधकते हुए मैजिक और चमकदार गोल्डन रोशनी के बीच हिंसक रूप से टकराव हुआ। दोनों ताकतें हवा में टकराईं। एक विस्फोटक शॉकवेव ने पूरे एरिना को हिलाकर रख दिया। एनर्जी बाहर की ओर घूमी जब दर्शकों ने चमक से अपनी आंखें बचाईं। डैरिस के भाव जम गए। अविश्वास ने उसे घेर लिया। उसका सबसे मजबूत हमला रोक दिया गया था। एस्टर ने शांति से उसकी ओर देखा और टिप्पणी की कि वो बहुत ज्यादा बोलता है। सुचारू नियंत्रण के साथ उसने डैरिस की ब्लेड को एक तरफ मोड़ दिया और उसके बाद एक तेज स्पिनिंग किक मारी। इस प्रभाव ने डैरिस को एरिना में दूर फेंक दिया। एस्टर जमीन पर हल्के से उतरा। गोल्डन एनर्जी उसके शरीर के चारों ओर बहते हुए धागों की तरह लिपट गई। पूर्ण नियंत्रण का प्रमाण। वाइसकाउंट के घराने के अंदर 10 वर्षों तक उसने लगातार ट्रेनिंग की थी। उसने खामोशी से अपने मैजिक को निखारा था, इंतजार करते हुए, सहते हुए और उस क्षण की तैयारी करते हुए जब वो हर अपमान का बदला चुका सके। और अब वो क्षण आ गया था। एक अचानक ऊपर की ओर किए गए वार के साथ एस्टर ने पावर का एक केंद्रित सैलाब छोड़ दिया। इस वार ने हवा को ही चीर दिया। गोल्डन रोशनी आसमान की ओर गूंजी और एरिना इसके बल के नीचे कांप उठा। ये प्रभाव सीधे डैरिस पर पड़ा। उसे हिंसक रूप से पीछे की ओर फेंक दिया गया और वो विरोध करने में असमर्थ रहा। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। संघर्ष करते हुए उठने पर उसके घुटने एक भयानक आवाज के साथ जमीन से टकराए। दूर से ग्रियोन सदमे में देख रहा था। वो हकलाया, ये समझने में असमर्थ कि 4 विंग्स का इस्तेमाल करने वाले डैरिस को इतनी आसानी से पीछे कैसे धकेला जा रहा था। हरे और सुनहरे रंग की एनर्जी एस्टर के चारों ओर घूम रही थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अभिभूत करते हुए। डैरिस का चेहरा अविश्वास से विकृत हो गया। वो हताशा में चिल्लाया कि उसके पास 4 विंग्स है और उसे हारना नहीं चाहिए। एस्टर अडिग रहा। उसका चेहरा ठंडा और गणनात्मक था। उसकी तलवार के किनारे पर गोल्डन पावर जमा हो गई। फिर एक सटीक गति में उसने उस पावर को एक ही केंद्रित बिंदु में संकुचित कर दिया। भीड़ की सांसें रुक गईं। हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ ने सवाल किया कि क्या एस्टर सच में जीत सकता है। दूसरों ने माना कि डैरिस पहले से ही हावी हो चुका था। दबाव और बढ़ गया। अंततः उसकी ब्लेड से गोल्डन एनर्जी का एक और भारी विस्फोट हुआ। शॉक वेव ने द्वंद्व को सील कर दिया। खामोशी छा गई। दर्शकों में सदमे की बुदबुदाहट फैल गई। एल्महाइम घराने में अभी भी ऐसा कोई था जो इतनी भारी ताकत रखता था, एक ऐसा तथ्य जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन पावर का सैलाब वहीं खत्म नहीं हुआ। गहरे रंग के एनर्जी के तार एस्टर के चारों ओर सुनहरी चमक के साथ मिलने लगे। उसका ऑरा हिंसक रूप से फैल गया। बालकनी से हाई फ्रीड और उसके बगल के नोबल ने गहराई से थ्योरियां चढ़ाईं। वे बड़बड़ाए कि कुछ गलत था। डैरिस जमीन पर पड़ा था, उस भयानक ताकत के दबाव के नीचे कुचला हुआ। अचानक एस्टर के दिमाग में एक दर्दनाक याद कौंध गई। उसने फिर से अपने भाई द्वारा अपना हाथ काटने की छवि देखी, जो खून बहते समय एक पागल की तरह हंस रहा था। उस याद ने अनियंत्रित क्रोध को भड़का दिया। एरिना में वापस डार्क और गोल्डन एनर्जी हिंसक लहरों में बाहर की ओर फटी। उसका चेहरा आंशिक रूप से उस हिंसक सैलाब से ढक गया था। डैरिस शाप देते हुए चिल्लाया जब वो ऊपर की ओर पावर के भारी दबाव के नीचे संघर्ष कर रहा था। एल्फिन उसे रुकने के लिए हताशा में चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 7 विंग्स पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। एरिना के केंद्र में एक अंधा कर देने वाला विस्फोट हुआ। जहां विस्फोट हुआ था वहां एक बड़ा क्रेटर बन गया। हवा में धूल और मलबा भर गया। जब धुंध अंततः साफ हुई तो खामोशी वापस आ गई। चौड़ा नोबल हाथ बांधे खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था। एस्टर की तलवार जमीन में धंस गई थी, जो डैरिस के डरे हुए चेहरे से कुछ ही इंच दूर रुकी थी। ब्लेड ठीक समय पर रुक गया था। डैरिस जमीन पर बैठा था, हारा हुआ और डर से जमा हुआ। एस्टर ने उसे नीचे देखा और शांति से अपने पहले के अपमान वापस कर दिए। उसने सुझाव दिया कि अगली बार डैरिस को फटे पुराने कपड़े पहनने चाहिए ताकि उसे दाग लगने की चिंता न हो। बिना और रुके वो मुड़ा और अपनी तलवार म्यान में रख ली। उसकी पीठ से आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने मन ही मन घोषणा की कि वो अब वो शक्तिहीन, विंगलेस, असफल व्यक्ति नहीं था जिसे सब याद करते थे। बालकनी से एल्फिन ने मिश्रित भावनाओं के साथ उसे देखा। उसे राहत मिली जबकि उसका दिल विस्मय से भर गया। एस्टर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये जानना कि उसकी बहन सुरक्षित है, उसकी भावनाओं को स्थिर करने के लिए काफी था। अचानक उसकी सुनहरी आंखें झिलमिलाईं। उनमें थोड़ी देर के लिए एक लाल चमक कौंधी। उसने कुछ नया महसूस किया। ऊपर से एक अनजान उपस्थिति नीचे उतरी, गहरे लाल रंग के एनर्जी में लिपटा हुआ। एक व्यक्ति हॉल के केंद्र में भारी रूप से गिरा, स्थिति में एक नए और खतरनाक मोड़ की घोषणा करते हुए। एस्टर की आंखें तुरंत तेज हो गईं। उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया जो हॉल में इतने नाटकीय रूप से नीचे उतरा था। भव्य सीढ़ी के शीर्ष पर ड्यूक रॉड्रिक खड़ा था, वो व्यक्ति जो मेन ब्रांच के अधिकार का प्रतीक था।
उसकी उपस्थिति ही स्थान पर एक अदृश्य भार की तरह दबाव डाल रही थी। एस्टर के होठों से एक नाम निकला, रॉड्रिक। इसमें नफरत थी, इसमें संकल्प था। नोबल्स हैरान रह गए। उन्हें शायद ही विश्वास हो रहा था कि विस्काउंट के घराने की गोद लिए हुए बेटे ने अभी अभी सार्वजनिक रूप से मेन फैमिली के तीसरे वारिस को हरा दिया था। हॉल में सदमे की लहर दौड़ गई, लेकिन स्थिति पहले ही एक साधारण द्वंद्व से आगे बढ़ चुकी थी। मेन ब्रांच का सीधा अपमान किया गया था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे चुप रहें। धीमी कदमों की आवाज गूंजी जब ड्यूक रॉड्रिक सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वो मेन हाउस का 8वां नेता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अधिकार भय और आज्ञाकारिता को आज्ञा देता था। जमीन पर डैरिस हारा हुआ पड़ा था। उसकी आंखों में शर्म और हताशा का मिश्रण झिलमिला रहा था। जब उसने अपने पिता को आते देखा तो उसके चेहरे पर कुछ देर के लिए राहत की झलक दिखाई दी, मानो कोई उद्धार आ गया हो। अपने घायल शरीर को आगे घसीटते हुए वो रेंग कर अपने पिता की ओर गया। उसने अपने पिता के पैर को पकड़ लिया और कांपती हुई उंगलियों से एस्तर की ओर इशारा किया। दांत पीसते हुए उसने एस्तर पर एक आवारा कुत्ते की तरह काम करने का आरोप लगाया, जिसने मेन हाउस को चुनौती देने की हिम्मत की। उसने अपने पिता से भीख मांगी कि वो उसे सजा दे, उसे कुचल दे, ताकि उनका सम्मान वापस मिल सके। दया के बजाय जो हुआ वो क्रूर खामोशी थी। रॉड्रिक का प्रहार अचानक नीचे की ओर हुआ, एस्तर की ओर नहीं बल्कि सीधे उसके अपने बेटे पर। एक बहरा कर देने वाली टूटने की आवाज गूंजी। डैरिस दर्द में चीखा जब भारी शक्ति के नीचे उसकी हड्डियां टूट गईं। रॉड्रिक के प्रहार ने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन में धकेल दिया। पास में देख रहे युवा नोबल्स डर के मारे जम गए। हॉल में भ्रम फैल गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक पिता सार्वजनिक रूप से अपने ही बेटे को इस तरह कैसे घायल कर सकता है। सजा को देखते हुए ग्रियॉन का चेहरा पीला पड़ गया। रॉड्रिक ने डैरिस को ठंडे तिरस्कार के साथ नीचे देखा। उसने सवाल किया कि परिवार के नाम को अपमानित करने के बाद भी उसके बेटे ने मुस्कुराने की हिम्मत कैसे की। उसके स्वर में आराम के बजाय निराशा थी। बालकनी से हाईफ्रीड और अन्य नोबल्स उसे रुकने के लिए चिल्लाए, लेकिन रॉड्रिक ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने कठोरता से घोषणा की कि जो व्यक्ति अपमान का बदला लेने में असमर्थ है, उसे तलवार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। उसका हाथ फिर से उठा, जैसे कोई अंतिम वार करने की तैयारी कर रहा हो। तनाव ने पूरे हॉल को जमा दिया। डैरिस अपने पिता के भारी अधिकार के नीचे कांप गया। डर ने अहंकार की जगह ले ली। रॉड्रिक ने फिर अपना ध्यान बदला। उसकी लाल आंखें एस्टर पर टिक गईं। उससे निकलने वाला क्रोध अब केवल उसके बेटे की ओर निर्देशित नहीं था, ये उस व्यक्ति की ओर था जो अराजकता के केंद्र में खड़ा था। उसने अपनी तलवार सीधी एस्टर की ओर की और जानना चाहा कि वो क्या करने की सोच रहा था। एस्टर पीछे नहीं हटा, वो सीधा खड़ा रहा, अपने चाचा की नजरों को शांति से सामना करते हुए। उसने जवाब दिया कि उसके चचेरे भाई ने अभी तक अपनी बहन से माफी मांगने का अपना दायित्व पूरा नहीं किया है। उसका स्वर स्थिर रहा। फिर आश्चर्यजनक बहादुरी के साथ उसने पूछा कि क्या माफी मांगने तक सजा का इंतजार नहीं किया जा सकता था। रॉड्रिक के होठ एक मजाक उड़ाने वाली हंसी में बदल गए। एक खतरनाक बैंगनी ऑरा से घिरे हुए उसने पूछा कि क्या हाईफ्रीड द्वारा गोद लिए जाने के बाद एस्टर को यह लगने लगा है कि वो सच में एल्महाइम परिवार का हिस्सा है। एस्टर ने कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया। उसने दृढ़ता से जवाब दिया कि वो विस्काउंट का बेटा है, जो अपने पिता के मार्गदर्शन में पला बढ़ा है। उसने जोर दिया कि हाईफ्रीड ने उसे एक नाइट का सम्मान और परिवार का नाम विरासत में मिलने वाली जिम्मेदारी सिखाई है। ब्लड लाइन गर्व को परिभाषित नहीं करती, ट्रेनिंग और दृढ़ विश्वास करते हैं। रॉड्रिक कुछ पल के लिए चुप रहा। जब उसने विद्रोही जवाब को प्रोसेस किया तो उसका चेहरा गहरा हो गया। फिर उसके शरीर के चारों ओर हिंसक रूप से लपटें फूट पड़ी। उसने एस्टर पर मेन हाउस की प्रतिष्ठा, 12,000 नाइट्स के गौरव को धूमिल करने का आरोप लगाया, जो पावर के शिखर पर खड़े थे। उसका क्रोध हॉल में भर गया। बालकनी से चौड़े नोबल ने शांति से ये देखा। उसने टिप्पणी की कि हर किसी को इस तरह के अपमान का वजन समझना चाहिए। उसके बगल में एक हल्के नीले बालों वाले युवक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि इस संघर्ष को बच्चों के झगड़े के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। रॉड्रिक की आवाज तेजी से गूंजी। उसने याद दिलाया कि उसके पिता ने कभी धोखे की कीमत के रूप में एक हाथ का बलिदान दिया था, ये याद दिलाते हुए कि कैसे वफादारी और सजा ने पहले ही उनकी ब्लड लाइन को आकार दिया था। माहौल और सख्त हो गया। शक्तिशाली ताकतें आमने सामने खड़ी थीं, पिता के खिलाफ गोद लिया हुआ बेटा, मेन हाउस का अधिकार बनाम उभरता हुआ विद्रोह। ये टकराव एक द्वंद्व से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज में बदल चुका था। ड्यूक रॉड्रिक की तलवार की नोक सीधे एस्टर के गले पर दब गई। ठंडी स्टील, पूर्ण दबाव। उसने जानना चाहा कि एस्टर ने जो अपराध किया है उसके बदले में वो क्या देने का इरादा रखता है। एस्टर घबराया नहीं। स्थिर सांस लेते हुए उसने सम्मानपूर्वक लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया। उसने स्पष्ट किया कि ये कभी भी भाई बहनों के बीच का छोटा झगड़ा नहीं था, ये एक औपचारिक द्वंद्व था। उसने अपने घर के प्रति किए गए अपमान का जवाब अपनी ब्लेड से दिया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
रॉड्रिक की आंखें दबे हुए क्रोध से जल रही थीं। लड़के का जवाब तार्किक और इतना साहसिक था कि वो खुले तौर पर उसे चुनौती दे रहा था। एस्टर ने अपना सिर झुकाए बिना उसकी नजरों का सामना किया। उसने ड्यूक के ही शब्दों को दोहराया, कहते हुए कि जो कोई भी अपमान का बदला नहीं ले सकता, उसे तलवार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। फिर अडिग दृढ़ विश्वास के साथ उसने घोषणा की कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। बालकनी से एल्फिन कांप गई जब उसने टकराव को सामने आते देखा। डर ने उसकी छाती को कस दिया। उसके बगल में चौड़े नोबल ने उसे शांत करने के प्रयास में प्यार से उसके सिर पर थपकी दी। पास ही हल्के नीले बालों वाला युवक अविश्वास में चुपचाप हंसा, ये बड़बड़ाते हुए कि एस्टर केवल 10 साल का है, फिर भी वो ड्यूक से इस तरह बात करने की हिम्मत करता है। ये लगभग असंभव लग रहा था। रॉड्रिक काफी देर तक चुप रहा। उसकी लाल आंख खतरनाक तीव्रता से चमक रही थी। अंततः उसने अपनी तलवार निकाली। उसकी आवाज ठंडी और आदेशात्मक हो गई। उसने एस्टर को अपना हथियार निकालने का आदेश दिया। एक पल के लिए एस्टर झिझका। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्यूक खुद स्थिति को इतनी सीधाई से बढ़ाएगा। इससे पहले कि वो पूरी तरह से प्रतिक्रिया दे पाता, उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट गई। एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उछाल दिया। अगले ही पल रॉड्रिक की तलवार उस जगह से टकराई जहां एस्टर खड़ा था। प्रभाव ने एक भारी शॉकवेव को जन्म दिया। पत्थर बाहर की ओर फट गए। बल पूरे हॉल में गूंज उठा। एल्फिन ने अपना मुंह ढक लिया, अपनी चीख को दबाते हुए जब उसने अपने सामने प्रदर्शित भारी शक्ति को देखा। उनके बीच का अंतर भयानक रूप से स्पष्ट था। अचानक हाईफ्रीड ने क्रोध में अपने भाई का नाम चिल्लाया। उसने हमले को एक कायरतापूर्ण प्रहार माना और एक तरफ खड़े होने से इनकार कर दिया। दृढ़ संकल्प के साथ वो बालकनी से नीचे कूद गया। उसकी ट्विन ब्लेड से नीली रोशनी फूट पड़ी जब उसने खुद को रॉड्रिक और एस्टर के बीच खड़ा कर लिया। स्टील स्टील से टकराया। उनके हथियार चिंगारियों के हिंसक विस्फोट में टकराए। दोनों घरानों के नेताओं के बीच आखिरकार एक द्वंद्व शुरू हो गया। ग्रैंड हॉल में शॉक वेव्स गूंज उठीं। टकराव ने उनके बीच ताकत के विशाल अंतर को उजागर कर दिया। इस बीच वाइसकाउंट एस्टर की ओर दौड़ा। जमीन से एक विशाल पत्थर का खंभा उठा जो रॉड्रिक के आगे बढ़ने को रोक रहा था और लड़के को ढाल दे रहा था। हाईफ्रीड ने आश्चर्य और चिंता के साथ सुरक्षात्मक तकनीक को देखा और फिर तुरंत एस्टर की जांच की। एस्टर उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके माथे पर एक घाव से खून बह रहा था। उसके शरीर पर पहले के प्रभाव से चोट के निशान थे। फिर भी उसकी आत्मा नहीं टूटी थी। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं। दर्द, क्रोध और अडिग संकंप का मिश्रण। ड्यूक रॉड्रिक ने एक हल्की मुस्कान के साथ दृश्य को देखा। वो संतुष्ट लग रहा था कि टकराव कैसे सामने आया था। लड़ाई को और आगे बढ़ाए बिना वो मुड़ गया। एक ही छलांग में वो बालकनी में अपने पराजित बेटे के पास लौट आया। वो अपने पीछे एक ऐसा हॉल छोड़ गया जो विनाश और बने हुए तनाव से आहत था। हाईफ्रीड ने उसे जाते हुए देखा और फिर दृढ़ता से एस्टर के कंधे पर एक सुरक्षात्मक हाथ रखा। अपने बेटे के बगल में खड़े होकर उसने उसे परिणाम का अकेले सामना करने देने से इनकार कर दिया। जल्द ही हाईफ्रीड ने एस्टर को अपनी बाहों में उठा लिया। जब उसने उसका नाम पुकारा तो उसकी आवाज में चिंता की। उसके चेहरे पर खून लगे होने और उसके शरीर में दर्द होने के बावजूद एस्टर एक हल्की मुस्कान के साथ कामयाब रहा। उसने अपने पिता से कहा कि उसने अपना वादा निभाया है। उसने उनके सम्मान की रक्षा की थी। हाईफ्रीड का चेहरा नरम पड़ गया। जब उसने अपने बेटे को शानदार होने के लिए सराहा तो उसकी आंखों में गर्व और राहत मिल गई। इस बीच रॉड्रिक दूर चला गया और डैरिस उसके पीछे पीछे अपमानित और पराजित होकर चल रहा था। चौड़ा नोबल शांति से रॉड्रिक के पास आया और टिप्पणी की कि उसकी प्रतिक्रिया अनावश्यक रूप से कठोर थी। रॉड्रिक थोड़ी देर के लिए रुका। उसने अपने बेटे को ठंडेपन से समझाया कि अगर उसने एस्टर को बिना किसी परिणाम के स्वतंत्र रूप से बोलने दिया होता तो मेन हाउस की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचती। उसने जो किया, उसने दावा किया कि वो एक परिकलित समझौता था, न कि दया, न कि कमजोरी, बल्कि रणनीति। हॉल के उस पार नोबल्स अचरज में फुसफुसाए। उन्होंने देखा कि एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने ड्यूक रॉड्रिक को चुनौती देने की हिम्मत की थी, बच गया था और सार्वजनिक धारणा में और मजबूत होकर उभरा था। मूंछों वाले नोबल ने स्वीकार किया कि हालांकि एल्महाइम परिवार के भीतर आंतरिक विभाजन की संभावना चिंताजनक थी, लेकिन एस्टर का नाटकीय डेब्यू इससे अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकता था। उसने खुद को एक उभरती हुई ताकत के रूप में स्थापित किया था। रॉड्रिक का चेहरा गंभीर था। उसे लगा कि बदलाव आ रहा है, एक तूफान जो गठबंधनों को तोड़ने और स्वयं पावर को फिर से आकार देने के लिए काफी शक्तिशाली है। अपने परिवार के पास वापस एस्टर को एल्फिन ने कसकर गले लगा लिया। हाईफ्रीड गर्व से उसके बगल में खड़ा था। उसकी त्वचा पर खून के निशान थे, फिर भी एक विजयी मुस्कान बनी रही। एस्टर कुछ पल के लिए अवाक रह गया। ऐसे लोगों से घिरा हुआ जो उसके साथ खड़े थे, उपकरणों के रूप में नहीं, हथियारों के रूप में नहीं, बल्कि परिवार के रूप में। फिर दृश्य बदल गया। ध्यान विस्काउंट एल्महाइम घराने के ट्रेनिंग अरीना की ओर चला गया। तैयारी और विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। कई नाइट्स ने ट्रेनिंग ग्राउंड को देखा जब उनकी निगरानी में अभ्यास चल रहा था। दो लड़ाके लकड़ी की तलवारों से टकराए और तेजी से वार का आदान प्रदान किया। एक तरफ से देख रहे नाइट्स में से एक ने आरामदेह मुस्कान के साथ तारीफ की, प्रदर्शन को प्रभावशाली बताया।
जिस व्यक्ति की वो तारीफ कर रहा था वो एस्टर था। उनके चारों ओर अन्य नाइट्स आपस में चुपचाप फुसफुसाए। उन्होंने माना कि उसकी तलवारबाजी इतने कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए डरावनी थी। सोर्ड बॉल के बाद से उसकी प्रगति और भी तीव्र हो गई थी। कुछ ने याद किया कि कैसे उसने मेन एल्महाइम हाउस के तीसरे वारिस को हराया था। वो याद अभी भी विस्काउंट के नाइट्स के बीच संतुष्टि जगाती थी। सालों से मेन ब्रांच ने उनके घर के साथ अहंकार और उपेक्षा का व्यवहार किया था। अपने में से एक को उसके खिलाफ मजबूती से खड़े देखकर ऐसा लगा जैसे लंबे समय से प्रतीक्षित उलटफेर हो गया हो। जैसे ही एस्टर ने अपना स्पैरिंग सेशन जारी रखा, उसने लगातार आगे बढ़ना जारी रखा। एक के बाद एक उसके विरोधी उसकी ब्लेड के नीचे गिरते गए। फिर भी जब उसका शरीर युद्ध में चल रहा था, उसके विचार भीतर की ओर भटक गए। सोर्ड बॉल में उसने उन लोगों को चुप कराने के लिए पर्याप्त ताकत साबित कर दी थी, जो उसके घराने को एक कलंक कहते थे। फिर भी वो स्पष्ट रूप से समझता था, वो केवल शुरुआत थी। असली बाधा बनी हुई थी मेन ब्रांच, विशेष रूप से ड्यूक रॉडरिक। वो जानता था कि उसकी वर्तमान ताकत उस आदमी को हराने के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं थी। एक विंग क्रेस्ट केवल क्षमता का प्रतिनिधित्व करता था, ये निपुणता की गारंटी नहीं देता था। नियंत्रण के बिना जन्मजात शक्ति का कोई मतलब नहीं था। यहां तक कि अब भी वो 7 विंग्स की पूरी ताकत को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता था। अगर वो उस ताकत को आज़ादी से फूटने देता तो ये अराजकता में बदलने, नियंत्रण खोने और बेकाबू होने का जोखिम था। उस डर ने उसे रोक कर रखा। वो चाहता था कि वो खुद को खोने के खतरे के बिना अपनी सीमाओं का परीक्षण कर सके। एक अंतिम वार के साथ उसने आखिरी बचे हुए नाइट को भी हरा दिया। उसका प्रतिद्वंदी जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लड़ाके पराजित पड़े थे। एस्टर ट्रेनिंग फील्ड के बीच में लंबा खड़ा था। उसकी नज़र तेज और केंद्रित थी। उसने क्षेत्र को स्कैन किया और शांति से पूछा कि क्या कोई और उसे चुनौती देना चाहता है। इससे पहले कि कोई आगे बढ़ पाता, एक जानी पहचानी आवाज ने बीच में टोक दिया। एल्फिन मैदान के किनारे पर दिखाई दी। उसने उसे प्यार से डांटा, कहते हुए कि वो फिर से खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। उसने सवाल किया कि क्या वो आराम का मतलब भी समझता है। फिर उसने उसे सूचित किया कि उनके पिता उसे बुला रहे हैं। एस्टर तुरंत सहमत हो गया और कहा कि वो जाएगा। जब वे एक साथ चले तो उसने उसके कपड़ों पर नजर डाली और उस पर एक सामान्य टिप्पणी की। एल्फिन पहले तो भ्रमित दिखी। उसने समझाया कि उसे उस पोशाक में देखना असामान्य था, क्योंकि वो कभी इसे नापसंद करती थी, क्योंकि ये प्यारा नहीं था। उसने जवाब दिया कि संतुलन मायने रखता है। उसे ट्रेनिंग करते और मजबूत होते देखकर उसे एहसास हुआ कि वो भी रुकी हुई नहीं रह सकती। उसके शब्दों ने उसे चौंका दिया। वो कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने अपनी ट्रेनिंग तलवार उठाई और एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ उसकी ओर इशारा किया। उसने घोषणा की कि जब वो वापस आएगा तो वे लंबे समय तक एक साथ ट्रेनिंग करेंगे। एस्टर मुस्कुराया, उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए। उसने विनम्रता से उसे अपने साथ नरमी बरतने को कहा। कुछ समय बाद एस्टर अपने पिता के कार्यालय पहुंचा। हाइफ्रीड ने उसे बैठने का निर्देश दिया। एस्टर मान गया, एक गंभीर भाव के साथ उसके सामने सीट लेते हुए। हाइफ्रीड ने पिछले 10 वर्षों के बारे में बात करना शुरू किया, जब से उन्होंने एस्टर का अपने परिवार में स्वागत किया था। उसने माना कि उसने एक बड़ा निर्णय लेने से पहले और इंतजार करने के बारे में सोचा था। हालांकि उसे विश्वास था कि आगे बढ़ने का समय आ गया है। डेस्क पर उसने एक छोटा केस रखा। इसके अंदर एक अंगूठी थी। हाइफ्रीड ने समझाया कि ये अंगूठी उत्तराधिकार का प्रतीक है, विस्काउंट घराने के अगले मुखिया का प्रमाण। फिर उसने अपनी घोषणा स्पष्ट रूप से की। वो चाहता था कि एस्टर उसका उत्तराधिकारी बने। एस्टर जम गया। उसके चेहरे पर सदमा छा गया। हाइफ्रीड ने बिना किसी हिचकिचाहट के बयान दोहराया। वो घराने का नेतृत्व उसे सौंपने का इरादा रखता था। युवा वारिस ने ध्यान से सुना जब उसके पिता ने आगे समझाया। ब्रांच फैमिली एक नाजुक स्थिति में खड़ी थी। भले ही वे मेन ब्रांच से अलग थे, फिर भी वे एल्महाइम नाम रखते थे। वे क्षेत्र पर शासन करते थे। वे लोगों की रक्षा करते थे। वे अस्तित्व और स्थिरता की जिम्मेदारी उठाते थे। मुखिया का पद खाली नहीं रह सकता था। इसके लिए किसी सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता थी। एस्टर की पहली चिंता हालांकि उसकी बहनें थी। उसने पूछा कि क्या वे इस तरह के निर्णय से सहमत होंगी। हाइफ्रीड ने उसे सूचित किया कि उसकी बड़ी बहनें, जो वर्तमान में नाइट अकेडमी में अध्ययन कर रही थीं, 3 दिनों में वापस आ जाएंगी। वो उस समय सभी को उत्तराधिकार के निर्णय की घोषणा करने की योजना बना रहा था। जब एस्टर ने इस बारे में सोचा तो 2 शक्तिशाली हस्तियां उसके दिमाग में उभरी, मार्फा और कूडो। उसने कल्पना की कि वे कैसी प्रतिक्रिया देंगी, मजबूत, स्वतंत्र और शायद खुश नहीं। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो समझ गया कि उनसे स्वीकृति आसानी से नहीं मिलेगी। कूडो विशेष रूप से खुली शत्रुता के साथ प्रतिक्रिया देगी। एस्टर ने चुपचाप समझाया कि उसकी बेटी एस्टर को नापसंद करती है, मुख्य रूप से क्योंकि वो 7 विंग्स के आशीर्वाद के साथ पैदा हुआ था। वो लाव अकेले उनके बीच दूरी पैदा करता था। एस्टर का चेहरा गंभीर हो गया।
कुछ देर की खामोशी के बाद उसने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। वो उत्तराधिकारी का पद स्वीकार नहीं कर सकता। थोड़ा दूर मुड़ते हुए उसने अपनी सीमाएं स्वीकार की। वो अभी भी अपने ही मैजिक को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने खुद को लापरवाह बताया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पावर के अनियंत्रित सैलाब के माध्यम से अपनी बहन को लगभग नष्ट कर दिया था। शांत अध्ययन कक्ष के अंदर उसने ईमानदारी से कहा कि उसमें एक क्रोधित भाई बहन को मनाने का आत्मविश्वास नहीं है। पूरे घर का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी तो दूर की बात है। उसकी नज़रों में नेतृत्व के लिए स्थिरता की आवश्यकता थी। उसने सम्मान को अस्वीकार कर दिया। हाइफ्रीड ने बिना टोके सुना। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। कुछ देर की खामोशी के बाद वो आखिरकार बोला। उसने माना कि कभी कभी उसे आश्चर्य होता है कि क्या एस्टर सच में एक बच्चे की तरह सोचता है। अस्वीकृति को अभी के लिए नजरअंदाज करते हुए हाइफ्रीड ने अपने पास रखे एक लंबे लकड़ी के बक्से को खोला। उसने शुरू में स्वॉर्ड बॉल में एस्टर के प्रदर्शन के इनाम के रूप में उत्तराधिकार के प्रतीक अंगूठी को उपहार देने का इरादा किया है, लेकिन शायद ये उपहार अधिक अर्थ लाएगा। जब एस्टर ने देखा कि अंदर क्या है तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने पूछा कि वो क्या था। हाइफ्रीड ने खुलासा किया कि ये जादुई तलवार ग्राम है जो 7 विंग्स की भारी शक्ति को नियंत्रित और स्थिर करने में सक्षम है। इसे डिवावरिंग मैजिक स्वॉर्ड के रूप में जाना जाता है। बाद में वे जंगल के अंदर गहरे एक एकांत जगह पर पहुंचे। हाइफ्रीड ने उस जगह को उपयुक्त घोषित किया। एस्टर ने सवाल किया कि वे केवल एक हथियार का परीक्षण करने के लिए इतनी दूर क्यों आए थे। हाइफ्रीड ने जवाब दिया कि सावधानी जरूरी थी। एक हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने एस्टर को याद दिलाया कि जब भी उसकी पावर नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो उसकी आसपास की चीजों को नष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। ये बात सच थी। हाइफ्रीड ने फिर तलवार को ठीक से प्रस्तुत किया। उसने समझाया कि ब्लेड एक पौराणिक आर्टिफैक्ट था जिसे विशेष रूप से एल्महाइम लाइन के पहले जन्मे को सौंपा गया था। उसने व्यक्तिगत रूप से इसे मेन हाउस से प्राप्त किया था, इसे विशेष रूप से एस्टर के लिए लाया था। एक तेज गति के साथ उसने इसे म्यान से निकाला। एस्टर भ्रमित होकर घूरता रहा। हथियार अधूरा लग रहा था। कोई दृश्य ब्लेड नहीं था। हाइफ्रीड मुस्कुराया और समझाया कि तलवार तभी सक्रिय होती है जब उसमें मैजिक डाला जाता है। एक बार जब माना इसमें प्रवाहित होता है तो मूठ से एक क्रिम्सन ईथर ब्लेड प्रकट होगा। अपने शब्दों को प्रदर्शित करते हुए उसने हथियार में पावर प्रवाहित की। एस्टर अवाक होकर देखता रहा। ब्लेड एनर्जी के माध्यम से खुद को बनाता था, धारक के अनुकूल होता था। ये जाली स्टील नहीं था, ये आकार दी गई पावर थी। हाइफ्रीड ने एक बार वार किया। प्रहार से एक भारी शॉकवेव फट पड़ी। पेड़ टूट गए। एक हिंसक भंवर में हवा और मलबा फूट पड़ा जिसने जंगल के माध्यम से एक चौड़ा रास्ता बना दिया। विनाशकारी क्षमता निर्विवाद थी। हालांकि उसने चेतावनी दी कि अगर कोई कमजोर मैजिकल नियंत्रण वाला व्यक्ति इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो तलवार उसकी पावर को लगातार सोख लेगी और उसे खत्म कर देगी। ये हर अर्थ में एक डिवावरिंग हथियार था। उसने चमकती हुई क्रिम्सन मूठ एस्टर की ओर बढ़ाई और पूछा कि क्या वो कोशिश करेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के एस्टर आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। उनके हाथ कुछ देर के लिए छुए, पिता और पुत्र मौन सहमति में। जिस पल उसकी उंगलियां मूठ के चारों ओर बंद हुईं, उसके मैजिक ने सहज प्रतिक्रिया दी। उसके शरीर से एनर्जी की सुनहरी लपटें फूट पड़ीं। वे तलवार की क्रिम्सन कोर से टकराईं। पावर हिंसक रूप से बाहर की ओर घूमी। एक तूफान की तरह उसके चारों ओर एक अनियंत्रित सैलाब फूट पड़ा। उसने महसूस किया कि उसका मैजिक सीधे हथियार में प्रवाहित हो रहा है। मजबूर नहीं किया जा रहा, बल्कि एक चुंबकीय खिंचाव द्वारा उसे खींचा जा रहा है। इस एहसास ने उसे अभिभूत कर दिया। ऊर्जा के आदान प्रदान के दबाव में उसकी सांसें भारी हो गईं। ट्रेनिंग ग्राउंड में वापस लाल रोशनी की एक किरण अचानक आसमान की ओर ऊपर की ओर उठी। इसने क्षेत्र के पार दिखने वाले बादलों को चीर दिया। दूर से देख रहे नाइट्स की सांसें रुक गईं। उनमें से एक ने जोर से सोचा कि क्या कोई धूमकेतु गिरा है। दूसरे ने उसे सुधारा, कहते हुए कि रोशनी नीचे उतरने के बजाय ऊपर उठी है। इस घटना से घबराहट और भ्रम पैदा हुआ। दूर से एल्फिन को अशांति महसूस हुई। हालांकि स्पष्टीकरण अस्पष्ट था, उसने तुरंत ऑरा को पहचान लिया। इसमें कोई शक नहीं था कि वो पावर एस्टर की थी। जंगल की सफाई के अंदर एस्टर एक घुटने पर गिर पड़ा, थका हुआ। फिर भी उसके चेहरे पर विस्मय की मुस्कान बनी रही। उसने हांफते हुए स्वीकार किया कि तलवार असाधारण थी। हाइफ्रीड ने उसकी ओर एक जटिल भाव से देखा, जो समान रूप से गर्व और गंभीरता से भरा था। उसने अपने बेटे से कहा कि असली चमत्कार ब्लेड नहीं था, ये वो पावर थी जो उसके अंदर निवास करती थी। फिर उसने कुछ महत्वपूर्ण खुलासा किया। एल्महाइम परिवार के पूरे इतिहास में किसी के पास भी 7 विंग्ड एम्ब्लम नहीं था। एस्टर उस विरासत में अकेला खड़ा था। हाइफ्रीड बोलते हुए जंगल में गहराई तक चलता रहा। अगर एस्टर ने उस पावर को पूरी तरह से मास्टर कर लिया, अगर उसने डरने के बजाय इसे नियंत्रित कर लिया, तो वो 6 विंग्ड योद्धाओं को भी पार कर जाएगा।
वो हाईफ्रीड को पार कर जाएगा और रॉड्रिक से भी ऊपर उठ जाएगा। रॉड्रिक की छवि एस्टर के दिमाग में कौंध गई। उस आदमी की याद जो पिछले जीवन में शक्तिशाली, अहंकारी और अछूत था, ने उसके अंदर कुछ गहरा जगा दिया। उसकी सुनहरी आंखों में एक धधकती हुई दृढ़ता जल उठी। वो उसे पार करना चाहता था। केवल विरोध नहीं, केवल जीवित नहीं रहना, बल्कि पूरी तरह से उससे आगे निकलना चाहता था। फिर भी उसके पिता की आवाज ने उन विचारों को तोड़ दिया। हाईफ्रीड ने एक गंभीर स्वर में बात की। उसे चेतावनी दी कि इस तरह की पावर हमेशा संघर्ष को आकर्षित करती है। जब तक 7 विंग्स दिखाई देते रहेंगे, उसकी पीठ पर एक स्पष्ट निशान की तरह चमकते रहेंगे, लोग दो तरह से प्रतिक्रिया देंगे। कुछ उससे ईर्ष्या करेंगे, अन्य उससे नफरत करेंगे। हाईफ्रीड ने इसे अदृश्य हाथों की तरह वर्णित किया, जो उसे अंधेरे में खींचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ व्यक्ति अपने फायदे के लिए उसे मैनिपुलेट करने का प्रयास करेंगे, अन्य उसे खतरनाक खतरे के रूप में देखेंगे और उसके मजबूत होने से पहले उसे खत्म करने के लिए कदम उठाएंगे। हाईफ्रीड ने अपना हाथ बढ़ाया, एक कमांडर के रूप में नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने वाले पिता के रूप में। उसने एस्टर से अभी अपनी ताकत को मास्टर करने का आग्रह किया, क्योंकि जब निर्णायक क्षण आएगा तो पछतावा असहनीय होगा यदि वो बिना तैयारी के रहा। उसके शब्दों में गहरा दृढ़ विश्वास था। उसने अपने दत्तक पुत्र को और अधिक मजबूत होने के लिए प्रोत्साहित किया, लापरवाही से नहीं, बल्कि नियंत्रण और जागरूकता के साथ। एस्टर ने अपने पिता को देखा। उसका सीना कृतज्ञता से भर गया। उसने हाईफ्रीड का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। खामोशी में उसने एक कसम खाई कि वो कभी भी अपने पिछले जीवन के दयनीय अस्तित्व में वापस नहीं जाएगा। सीधे अपने पिता की आंखों में देखते हुए उसने ईमानदारी से उसे धन्यवाद दिया। उसने वादा किया कि वो 7 विंग्स में महारत हासिल करेगा, चाहे प्रक्रिया कितनी भी कठिन या दर्दनाक क्यों ना हो जाए। 3 दिन बाद विस्काउंट और उनकी पत्नी अपनी बेटियों के घर लौटने की तैयारी करते हुए ग्रैंड हॉल में खड़े थे। बड़े दरवाजे खुले। 2 युवतियों ने प्रवेश किया। एक के छोटे लाल बाल और एक बोल्ड, ऊर्जावान उपस्थिति थी। दूसरी के लंबे सफेद बाल थे और उसने एक सौम्य शांत मुस्कान बिखेरी थी। लाल बालों वाली लड़की ने गर्व से अपनी वापसी की घोषणा की, अपना परिचय कुद्री वाका के रूप में दिया। नाटकीय रूप से अपना गला साफ करने के बाद उसने उत्साह के साथ अपनी बाहें फैलाईं, अपनी छोटी बहनों को गले लगाने के लिए आमंत्रित किया। उसे गर्मजोशी से अभिवादन की उम्मीद थी। इसके बजाय दोनों छोटी लड़कियां सीधे उसके पास से दौड़ती हुई निकल गईं। उन्होंने खुद को सफेद बालों वाली बहन मार्फा की बाहों में फेंक दिया। कुद्री वाका को हॉल के बीच में अकेला छोड़ दिया। वो भ्रमित होकर जम गई। कूडो ने अविश्वास में पलकें झपकाईं, महसूस करते हुए कि कोई भी उसे गले लगाने नहीं आया। मार्फा को गले लगाते हुए छोटी बहनों ने समझाया कि वो कूडो से बचती हैं क्योंकि वो गले लगाते समय हमेशा उनके बालों को खराब कर देती हैं। कूडो ने अपनी बाहें पार कीं और तुरंत आरोप का इनकार कर दिया। उसने दावा किया कि उसने नाइट शिष्टाचार को सिद्ध कर लिया है और वो कभी भी इतनी लापरवाही से काम नहीं करेगी। उसका गंभीर मुखौटा कुछ ही पलों तक टिका रहा। जब उसने एल्फिन को देखा तो उसके भाव बदल गए। खुशी उसके चेहरे पर फूट पड़ी। भारी उत्साह के साथ वो आगे झपटी और एल्फिन को एक कुचलने वाले आलिंगन में लपेट लिया, लगभग उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। उसने जोर से पूछा कि क्या एल्फिन ने उसके दूर रहने के दौरान अच्छा व्यवहार किया था। एल्फिन ने हताशा में संघर्ष किया, ये पूछते हुए कि उसे इतनी आक्रामकता से क्यों गले लगाया जा रहा है। इस बीच मार्फा ने कुछ महत्वपूर्ण बात नोटिस की। कोई गायब था। उसने शांति से पूछा कि एस्टर कहाँ था। हाईफ्रीड ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने बस इतना कहा, वो लड़का। अस्पष्ट उत्तर ने तुरंत कूडो के भाव को बदल दिया। उसकी हंसमुख गर्माहट गायब हो गई। उसकी आंखें तेज हो गईं। ठंडी गंभीरता ने उसके चंचल रवैये की जगह ले ली। जंगल में गहराई में लाल एनर्जी का एक हिंसक स्तंभ एस्टर की तलवार से फट पड़ा। पावर बेकाबू होकर आसमान की ओर उछल गई। उसने दबाव में संघर्ष किया। तलवार ने उस एनर्जी से अधिक की मांग की जिसे वो सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर सकता था। अपने दांत पीसते हुए उसने बार बार छलांग लगाई और भगोड़ी ताकत को दबाने के सख्त प्रयासों में ब्लेड घुमाया। हर वार से शॉकवेव्स निकलती थीं। हर गति ने उसकी सीमाओं को धकेल दिया। वो किसी दुश्मन से नहीं लड़ रहा था, बल्कि खुद भारी पावर से लड़ रहा था। डिवावरिंग तलवार ने नियंत्रण के उसके प्रयासों पर हिंसक प्रतिक्रिया की और नियंत्रण नाजुक बना रहा। अंततः थकान ने उसे हरा दिया। एस्टर बर्बाद सफाई में अपने घुटनों पर गिरा। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था क्योंकि उसके होठों से भारी सांसें निकल रही थीं। उसने तलवार को पूरी तरह से मास्टर करने में सक्षम न होने के लिए खुद को कोसा। उसके बिना जाने उसके बालों का एक किनारा पूरी तरह से सफेद हो गया था। उस तनाव का एक स्पष्ट संकेत था जो उसके शरीर ने सहन किया था। वो मैजिक के माध्यम से एक ब्लेड प्रकट कर सकता था, लेकिन हथियार की सच्ची पावर को दबाने और स्थिर करने ने उसे उसकी सीमा तक थका दिया। उसके चारों ओर के जंगल पर विनाश के निशान थे। क्रेटर्स ने जमीन पर दाग लगा दिए थे। टूटे हुए पेड़ बिखरे पड़े थे, जो इस बात का प्रमाण था कि तलवार की ऊर्जा ने नियंत्रण के उसके प्रयासों पर कितनी हिंसक प्रतिक्रिया दी थी।
जैसे ही उसने क्षति को देखा, उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसी हथियार को इतने सहज आदेश के साथ कैसे चलाया था। अचानक एक परिचित आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया। चंचल, आत्मविश्वासी, चिढ़ाने वाली। कूडो पीछे से बोली, ये कहते हुए कि वो स्पष्ट रूप से देख सकती है कि उसने खुद को फिर से चरम पर धकेल दिया है। चौंक कर एस्टर पलटा और उसे वहां खड़ा देखा। उसने उसका अभिवादन किया और पूछा कि वो कब लौटी। उसने एक तीखी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अपनी बड़ी बहन का घर वापसी पर स्वागत करने तक नहीं आने के लिए उसे डांटते हुए। एक भौं उठाते हुए उसने सवाल किया कि क्या उसे लगता है कि वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसके परिवार की वापसी की उसे चिंता नहीं है। उसने सॉफ्ट बॉल के बारे में सुनने और नाइट अकेडमी में फैल रही अफवाहों का उल्लेख किया। पिताजी को गर्व होगा, उसने सहजता से जोड़ा। एस्टर ने प्रशंसा को टाल दिया। उसने जोर दिया कि वो प्रभावशाली थी। एक अप्रेंटिस नाइट के रूप में भी उसने कठिन मिशन पूरे किए थे और खुद को प्रतिष्ठित किया था। उसने आगे कहा, ये बताते हुए कि उसने उस साल मेडल ऑफ ऑनर भी अर्जित किया था, जो कुछ दुर्लभ और महत्वपूर्ण था। कूडो ने उदासीनता से उत्तर दिया कि कम से कम इतना भी हासिल न कर पाने का मतलब होगा कि उसे अपने पिता का पद विरासत में लेने का कोई अधिकार नहीं है। फिर उसके भाव बदल गए। उसने उसकी आंखों में देखा और सीधे पूछा कि क्या उसने उसके कारण उत्तराधिकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। एस्टर ने आह भरी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि उनके पिता ने उसे पहले ही बता दिया था। उसने ईमानदारी से समझाया कि वो अभी तक ऐसी जिम्मेदारी उठाने के योग्य महसूस नहीं करता है। कूडो ने कुछ पल के लिए अपनी नजरें नीची की, उसके शब्दों पर विचार करते हुए। बिना किसी अन्य टिप्पणी के वो मुड़ी और दूर जाने लगी। हताशा उसकी आवाज में रिसने लगी। उसने शिकायत की कि उनके पिता और एस्टर दोनों क्रूर थे। वे जानते थे कि घर को विरासत में लेना उसका सपना था, फिर भी उन्होंने इसे उसे पेश किया। उसकी आकृति धीरे धीरे पेड़ों के बीच गायब हो गई। एस्टर भ्रमित खड़ा था, उसके मूड में अचानक आए बदलाव को समझने में असमर्थ। बिना किसी चेतावनी के वो बीच में ही घूम गई। उसकी ब्लेड से एक शक्तिशाली नीले रंग का वार निकला और हवा को चीरता हुआ गया। वार ने एक विशाल पेड़ को साफ तौर पर आधे हिस्से में काट दिया, जैसे कि वो कागज हो। गिरता हुआ तना हिंसक रूप से नीचे गिरा, जिससे कुचले जाने से बचने के लिए एस्टर को तुरंत पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो आसानी से उतरा और उसने सख्ती से पूछा कि वो क्या कर रही थी। एक तीव्र ऑरा से घिरी हुई कूडो चुनौतीपूर्ण रूप से मुस्कुराई। उसने घोषणा की कि इतने समय बाद वो अंततः अपने छोटे भाई का ठीक से परीक्षण करेगी। उसकी तलवार उसके कंधे पर आराम से टिकी हुई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति में गंभीरता झलक रही थी। एस्टर के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने उससे रुकने की गुहार लगाई, समझाते हुए कि उसकी तलवार अभी भी अधूरी और अस्थिर थी। उसने ठंडेपन से जवाब दिया, ये पूछते हुए कि क्या वो युद्ध के मैदान में दुश्मन को भी यही बहाना देगा। दुश्मन शब्द उसके दिमाग में गूंज उठा। वास्तविकता सामने आ गई। कूडो ने एक युद्ध की मुद्रा ली। उसने उसे युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने के नाइट स्क्रीड की याद दिलाई। अगर वो हिचकिचाता है या पीछे हटता है तो उसने चेतावनी दी कि वो उसे कुचल देगी। उसका पहला हमला तुरंत आया। ये इतना तेज और शक्तिशाली था कि एस्टर मुश्किल से बच पाया। उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये चंचल स्पैरिंग नहीं थी, उसकी हरकतों के पीछे वास्तविक इरादा था। जैसे ही वो उसके लगातार दबाव से बचने के लिए पीछे की ओर कूदता रहा, उसे कुछ भयानक समझ में आया। उसका अपना मैजिक अभी भी अस्थिर था और अब उसे इसे नियंत्रित करते हुए अपनी पूरी ताकत से बचाव करना था। जब उसने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और मारने का इरादा देखा तो संदेह गायब हो गया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हताशा में उसने तलवार के क्रिम्सन पावर को छोड़ दिया। लाल ऊर्जा बाहर की ओर फट पड़ी जब उसकी ब्लेड उसके नीले ऑरा से टकराई। इस टकराव से जंगल में शॉक वेव्स दौड़ गईं। उनके बीच प्रकाश की चमक फूट पड़ी। दूर से ऐसा लग रहा था मानो पेड़ों के बीच ऊर्जा के तूफान चल रहे हों। कूडो ने स्विंग के बीच में अपनी जीभ चटकाई। उसकी ब्लेड ने क्रूर दक्षता के साथ हवा के माध्यम से सटीक चाप बनाए। तीव्रता के बावजूद उसने स्वीकार किया कि उसने प्रभावशाली तलवारबाजी का कौशल बनाए रखा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नाइट एकेडमी में उसके विकास के बाद वो उसकी गति बनाए रखेगा। एस्टर ने एक के बाद एक वार रोके। हर प्रभाव ने उसे और पीछे धकेल दिया। अचानक कूडो ने अपना रुख मोड़ा और एक विनाशकारी वार किया। इस झटके ने उसे मैदान के पार फेंक दिया। उसने ठंडेपन से घोषणा की कि माना पर उसका नियंत्रण कमजोर था, स्वीकार्य होने से बहुत दूर। एस्टर जमीन पर पीछे की ओर खिसक गया। उसके जूते मिट्टी में गहरे निशान बना रहे थे जब उसने प्रभाव के बल को अवशोषित करने के लिए संघर्ष किया। फिर भी उसने खुद को सीधा किया। अपनी मुद्रा को सीधा करते हुए उसने उसे देखा और बुदबुदाया कि वो बिल्कुल नहीं बदली है, अभी भी उतनी ही क्रूर है जितना उसे याद था। उसके विचार एक संक्षिप्त क्षण के लिए भटक गए। कूडो हमेशा से ऐसी ही थी, उग्र, विद्रोही, समझौता न करने वाली। परिवार में विरासत के लिए औपचारिक रूप से हकदार मात्र एक पुरुष के रूप में और दुर्लभ 7 विंग क्रेस्ट के धारक के रूप में वो हमेशा एक ऐसी स्थिति में खड़ा था जो उसे उससे अलग करती थी। उस स्थिति ने उसे संरचना में श्रेष्ठ बना दिया था, लेकिन उसके लिए ये अनुचित विशेषाधिकार का प्रतीक था। वो विद्रोह की शक्ति में विकसित हुई थी।
एक ऐसा तूफान जो हर उस चीज को चुनौती देता था जिसे वो अन्यायपूर्ण मानती थी। अगर वो खुद से ईमानदार था तो वो परिवार में एकमात्र व्यक्ति थी जो स्वाभाविक रूप से उसके विपरीत खड़ी थी, अलभग एक अपरिहार्य प्रतिद्वंद्वी की तरह। बिना किसी चेतावनी के कूडो हवा में ऊंची कूद गई। जिस पल एस्टर ने पेड़ों की छतरी के खिलाफ उसकी सिलुएट को उठते हुए देखा, वो समझ गया कि क्या आने वाला है। उसकी तलवार एक जल्लाद के फैसले की तरह नीचे उतरी। इसने विनाशकारी बल के साथ जंगल के फर्श पर प्रहार किया। प्रभाव ने पृथ्वी को खोल दिया। एक शॉक वेव बाहर की ओर फटी, जिससे आसपास के पेड़ हिंसक रूप से हिल गए। उसके ऊपर खड़ी होकर उसने ठंडेपन से घोषणा की कि वो घराने का अगला मुखिया बनने के अयोग्य है। कहीं और उनके पिता के कक्ष के अंदर मार्फा खिड़की के पास खड़ी थी, चिंता उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से लिखी थी। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने हाइफ्रिड से पूछा कि क्या उन्हें इस तरह से लड़ने देना सच में बुद्धिमानी था। उसे डर था कि पूर्ण इरादे से लड़ रहे भाई बहन एक खतरनाक सीमा पार कर सकते हैं। हाइफ्रिड ने शांति से जवाब दिया। उसने समझाया कि एस्टर और कूडो प्रतिद्वंद्वी थे, भयंकर हाँ, लेकिन एक दूसरे को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए इतने लापरवाह नहीं थे। वो सीमाओं को समझते थे। यद्यपि मार्फा अभी भी असहज महसूस कर रही थी, उसने आगे दबाव डाला। उसने सवाल किया कि उन्हें अचानक नाइट अकेडमी से वापस क्यों बुलाया गया था। समय के बारे में कुछ तो जानबूझकर किया गया लग रहा था। ये उत्तराधिकार के बारे में एक साधारण चर्चा की तरह नहीं लग रहा था। हाइफ्रिड ने एक दराज खोली और एक सील किया हुआ लिफाफा निकाला। दस्तावेज पर एल्महाइम मेन फैमिली का प्रतीक था। जिस पल मार्फा ने इसे देखा, उसकी सांसें रुक गईं। हाइफ्रिड ने रिलासा किया कि ये एक संबंध था। जो बुजुर्ग मेन ब्रांच के मुख्य अधिकार को नियंत्रित करते थे, उन्होंने अपने पोते को व्यक्तिगत रूप से देखने की मांग की थी। जब उसने चुपचाप पूछा कि क्या स्थिति सच में गंभीर थी, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। सबसे बुरी स्थिति में वे एस्टर को खो सकते हैं। बयान का वजन कमरे की खामोशी में भारी पड़ा। जंगल में वापस द्वंद्व के धीमा होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। ब्लेड तेजी से उत्तराधिकार में ब्लेड के खिलाफ टकराए। हर टक्कर ने पेड़ों के माध्यम से शक्तिशाली शॉक वेव्स भेजीं, जो सफाई में विनाश की धड़कन की तरह गूंज रही थीं। अथक आदान प्रदान के बीच एस्टर उस पर बकवास बंद करने के लिए चिल्लाया। उसने उसे दृढ़ता से याद दिलाया कि वो पहले ही उत्तराधिकारी का पद ठुकरा चुका है। वो ये बात किसी और से बेहतर जानती थी। चिड़चिड़ापन उसके चेहरे पर छा गया। उसने अपनी तलवार ऊंची उठाई और जवाब दिया कि उसका इनकार ही उसे सबसे ज्यादा निराश करता है। अगर उसे विरासत में मिलने का अधिकार था, लेकिन उसने इसे इतनी आसानी से अस्वीकार कर दिया, तो उस पद का कोई मतलब नहीं था। उसकी ब्लेड भारी ताकत के साथ नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एस्टर ने मुश्किल से वार को रोका। उसके हमले के भारी वजन ने उसकी बाहों में झटका भेज दिया। एक पल के लिए ये एक कुशल तलवारबाज का विरोध करने से कम और एक विशाल युद्धक जानवर के प्रहार को रोकने जैसा लगा। उसने आक्रामक रूप से आगे की ओर धक्का दिया, एक विशाल वॉर हैमर की तरह। उसने उसे पूरी तरह से अभिभूत करने की कोशिश करते हुए अपने हमले में और भी अधिक बल डाला। अंतिम संभव सेकंड में एस्टर ने अपनी कलाई को मोड़ दिया। उसने अपनी ब्लेड को पलट दिया और उसके नीचे उतरते वार को जमीन में मोड़ दिया। प्रभाव उनके नीचे फट गया। धूल और मलबा हिंसक रूप से बिखर गया। उसने धुएं के माध्यम से उसे घूरा और सख्ती से पूछा कि क्या वो आखिरकार सुनेगी। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये पूछते हुए कि क्या वो पहले से ही भागने के बारे में सोच रहा था। अगले ही पल उसने बिना पीछे हटे अपनी पूरी शारीरिक ताकत छोड़ दी। ताकत उसे तोप के गोले की तरह लगी। एस्टर को हवा में एक तरफ उछाल दिया गया और वो पास के एक पेड़ से हिंसक रूप से टकरा गया। प्रभाव ने छाल को चकनाचूर कर दिया और उसके चारों ओर लकड़ी के टुकड़े कर दिए। उसने खून थूका। सदमा उसके चेहरे पर चमक रहा था। कूडो शांति से उसके ऊपर खड़ी रही। उसने घोषणा की कि अगर वो केवल तलवार घुमा सकता है तो वो केवल थर्ड रेट है। यहां तक कि वे जो कौशल के बिना केवल मैना पर निर्भर हैं, वे केवल सेकंड रेट हैं। सच्ची ताकत, उसने समझाया, तलवारबाजी और मैजिक दोनों को महारत हासिल करने से आती है। तभी किसी को फर्स्ट रेट माना जा सकता है। उसने ठंडेपन से कहा कि वो उससे निराश थी। उनके विंग क्रेस्ट्स के बीच का अंतर सीधे उनकी मैना क्षमता को दर्शाता था। एक विंग भी किसी की पावर को लगभग तिगुना कर सकता है। हालांकि उसके पास 5 विंग्स थे जो तकनीकी रूप से उसके 7 से कमतर थे। उसने कच्ची ताकत के साथ उसका सामना करने से परहेज किया। इसके बजाय उसने तकनीक और सावधानीपूर्वक रक्षा पर भरोसा किया। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने पूछा कि क्या उसमें खुद पर आत्मविश्वास की कमी है या शायद वो फिर से नियंत्रण खोने से डरता है, ठीक 3 साल पहले की तरह।
उसके शब्द किसी भी ब्लेड से अधिक गहराई तक चुभ गए। एस्टर जम गया। वो स्मृति बिना किसी चेतावनी के फिर से उभर आई। क्या डर चुपचाप उसके संयम का मार्गदर्शन कर रहा था? क्या उसने उस विनाशकारी क्षण को दोहराने से बचने के लिए अनजाने में अपनी पावर को सील कर दिया था? पहली बार संदेह उसके अंदर भारी हो गया। उसकी नज़र उसके हाथ में मौजूद तलवार की ओर झुक गई। वो धीरे से बड़बड़ाया, सोच रहा था कि क्या ये दमन ही कारण था कि ब्लेड हमेशा उसकी पकड़ के नीचे अस्थिर महसूस होता था। कूडो का चेहरा और कठोर हो गया। उसने स्पष्ट रूप से उसे बताया कि उसके पास वो सब कुछ था जो वो कभी चाहती थी, पावर, प्रतिभा और एक 7 विंग एम्बलम। अगर वो संकोच और अज्ञानता के माध्यम से ऐसे आशीर्वादों को क्षय होने देने का इरादा रखता है तो उसे उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उनका ठीक से मूल्य समझे। उसके मारने के इरादे बाहर की ओर फट पड़े। वो फिर से झपटी, अब खुद को रोक नहीं रही थी। इस बार एस्टर पीछे नहीं हटा। उसने आगे कदम बढ़ाया और उसके पूरी ताकत वाले हमले का आमने सामने सामना किया। स्टील हिंसक रूप से टकराया। टकराव एक गड़गड़ाहट वाली दहाड़ के साथ फूटा जिसने जंगल को हिलाकर रख दिया। कूडो के चेहरे पर सदमा फैल गया। उसे पीछे की ओर धकेल दिया गया था। उसका रुख टूट रहा था क्योंकि उसके पैर जमीन पर फिसल रहे थे। अविश्वास ने उसकी आंखों को भर दिया। वो स्वीकार नहीं कर सकती थी कि उसने उसके सबसे मजबूत वार को सफलतापूर्वक रोक दिया था। एस्टर ने एक हल्की मुस्कान दी और उसे धन्यवाद दिया। उसके दबाव के कारण, उसकी चुनौती के कारण, उसने अंततः अपने भीतर कुछ जगाया था। फिर वो अधिकतम गति से आगे बढ़ा। कूडो में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। भ्रम उसके दिमाग में कौंध गया। अपनी ब्लेड को स्थिर करने से पहले वो इतनी लापरवाही से हमला क्यों करेगा? क्या उसने पहले ही अपना माना खत्म कर लिया था? विचार असंभव लग रहा था क्योंकि वो आगे बढ़ रहा था। माना उसकी तलवार में एक अनियंत्रित धार में बह गया। उसकी पीठ के पीछे 7 विंग्स ने पावर के एक विशाल और लगभग असीमित भंडार को छिपा रखा था। वो स्पष्ट रूप से समझ गया था कि वो अभी तक इसे सही सटीकता के साथ हेरफेर नहीं कर सकता है। इसलिए नियंत्रण को मजबूर करने के बजाय उसने संयम छोड़ दिया। उसने सब कुछ आज़ाद करने का विकल्प चुना। एक संक्षिप्त क्षण के लिए एस्टर ने सटीकता और तकनीक को छोड़ दिया। उसने अपने पास मौजूद हर एक बूंद माना को सीधे एक निर्णायक गति में धकेल दिया। प्रहार एक गिरते हुए धूमकेतु की तरह उतरा, जो पूरी तरह से भारी पावर द्वारा संचालित था। कूडो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी तलवार उठाई और वार को सफाई से रोक लिया, अपने रुख को तुरंत स्थिर कर लिया। प्रभाव ने जमीन को हिला दिया। फिर भी वो सीधी रही। फिर भी रोकते हुए उसने स्पष्ट रूप से इसे महसूस किया। एस्टर के अंदर कुछ बदल गया था। उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं थी। हमले को रोकने के बाद कूडो ने खुद को स्थिर किया और एक हल्की खुश मुस्कान दी। उसने सवाल किया कि क्या उसने वास्तव में चीज़ों के बारे में सोचा था या क्या ये भावना का एक और लापरवाह विस्फोट था। एस्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी नज़रों का सामना किया। अब उसकी आंखों में कोई अनिश्चितता नहीं थी। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि जीवन के दूसरे अवसर को बर्बाद करने का उसका कोई इरादा नहीं है। इस बार वो सब कुछ वापस ले लेगा जो वो कभी प्राप्त करने में विफल रहा था। 7 विंग्स की पावर, ग्रैम तलवार, परिवार के भीतर उसकी उचित स्थिति, वे सभी चीज़ें जिनके लिए उसने अपने पिछले जीवन में संघर्ष किया था और अंततः हार गया था, वो अब उन पर दावा करेगा। जब उसने दूसरा जीवन कहा तो कूडो का शरीर क्षण भर के लिए अकड़ गया। उसके चेहरे पर सदमा छा गया। सूक्ष्म लेकिन निर्विवाद, वो एक ओपनिंग ही एस्टर के लिए काफ़ी थी। माना हिंसक रूप से उसकी ब्लेड के माध्यम से फटा जब उसने एक पल में दूरी कम कर ली। वो ऊंची छलांग लगाता है, अपनी तलवार को अंतिम प्रहार देने के लिए तैनात करता है। फिर अचानक वो आंखों से ओझल हो गया। कूडो की आंखें चौड़ी हो गईं। वो आंदोलन के बीच में उस पर से नजर खो बैठी। लेकिन वो गायब नहीं हुआ था। वो हवा में रहने के बजाय नीचे आ गया था, अपने माना को और भी अधिक संकुचित कर रहा था, इसे एक घने कड़े प्रवाह में मजबूर कर रहा था। उसके चारों ओर दबाव तेज हो गया जब उसने हथियार में सब कुछ डाल दिया। उसने दृढ़ता से घोषणा की कि अब कोई संयम नहीं रहेगा। कूडो तुरंत समझ गई। माहौल बदल गया, हवा भारी हो गई। उसे एहसास हुआ कि द्वंद्व अपने निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। एस्टर ने पूरी ताकत से अपनी तलवार नीचे की। माना चीख उठा जब ये एक विनाशकारी चाप में हवा को चीरता हुआ गया। प्रहार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अभिभूत करने के इरादे से किया गया था। बाद में कूडो ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जंगल के बजाय उसने अपने कमरे की परिचित छत देखी। एक पल के लिए भ्रम ने उसके दिमाग को भर दिया। धूप पर्दे के माध्यम से छनकर आ रही थी। खिड़की के पास मार्फा चुपचाप उसे देख रही थी। मार्फा मुड़ी और शांति से टिप्पणी की कि कूडो ने जागने में काफी समय लिया। कूडो तुरंत उठ बैठी। उसकी आवाज तेज थी। उसने जानना चाहा कि द्वंद्व के बाद क्या हुआ था, क्या परिणाम था। मार्फा ने एक सौम्य मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने समझाया कि एस्तर उसे व्यक्तिगत रूप से
वापस लाया था। उसने सबको बताया कि वो बीच लड़ाई में ही सो गई थी। उसके स्पष्टीकरण के अनुसार नाइट अकेडमी में ट्रेनिंग के बाद घर लौटने की थकान आखिरकार उस पर हावी हो गई थी। उसने दावा किया कि थकावट के कारण वो बेहोश हो गई। कूडो ने अपनी नज़रें नीची कर लीं। उसने चुपचाप अपनी तलवार को देखा। घटनाओं का वो संस्करण झूठा था। उसे अंतिम क्षण स्पष्ट रूप से याद था। एस्टर की ब्लेड उसके शरीर से महज कुछ इंच की दूरी पर रुकी थी। उसने उसे चीरने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली मैना के कुचलने वाले दबाव को महसूस किया था। फिर भी प्रभाव से ठीक पहले उसने ऊर्जा ब्लेड को तितर-बितर कर दिया। केवल बची हुई शॉक वेव ने उसे इतना छुआ कि वो बेहोश हो गई। उस क्षण वो एक बात बिना किसी संदेह के समझ गई, चाहे लड़ाई कितनी भी तीव्र हो जाए, एस्टर कभी भी जानबूझकर अपनी बहन को नहीं मारेगा। और फिर भी एक संक्षिप्त धड़कन के लिए उसे विश्वास हो गया था कि वो ऐसा कर सकता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो उससे छोटा था, लेकिन उसका विकास उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया था। वो एक क्रोधित करने वाला दुर्जेय प्रतिद्वंदी बन गया था। अचानक वो अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी हो गई। उसने मार्फा से पूछा कि एस्टर कहाँ था। उसकी नज़र तेज हो गई। उसने दृढ़ता से घोषणा की कि वो ऐसे द्वंद्व को स्वीकार नहीं करेगी जो इस तरह समाप्त हुआ हो। अगली बार वे फिर से शुरुआत से शुरू करेंगे, पूरी ताकत पर। मार्फा का भाव सूक्ष्मता से बदल गया। उसने कूडो को सूचित किया कि एस्टर पहले ही महल छोड़ चुका है। कूडो जम गई। मार्फा ने आगे बताया कि मेन हाउस ने उसे आज सुबह बुलाया था और वो अपने पिता के साथ चला गया है। कूडो के चेहरे पर लिखी उलझन को देखते हुए उसने पूछा कि क्या उसे सच में संबंध के बारे में पता नहीं था। कूडो की आवाज़ में तुरंत गुस्सा भड़क उठा। उसने जानना चाहा कि उसे किसी ने क्यों नहीं बताया। इस बीच एक घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी महल के मैदान के बाहर जंगल की सड़क पर स्थिर रूप से चल रही थी। अंदर एस्टर अपने पिता के सामने चुपचाप बैठा था। हाईफ्रीड ने चुप्पी तोड़ी और उन लोगों के महत्व को समझाया जिनसे एस्टर मिलने वाला था। वे बड़े बुजुर्ग थे, पूर्व नेता जो गुप्त रूप से एल्महाइम नाम का समर्थन करते थे। हालांकि वे सार्वजनिक नेतृत्व से दूर हो गए थे, मेन और ब्रांच हाउस दोनों के सेवानिवृत्त प्रमुख उनके अधीन शक्तिशाली वरिष्ठ हस्तियों के साथ अब भी अपार प्रभाव रखते थे। वे अब सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उनका अधिकार परछाइयों से काम करता था। हाईफ्रीड ने आगे कहा कि गोद लिए जाने के बाद से उन बुजुर्गों ने कभी एस्टर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उनके लिए उसे अब बुलाने का मतलब था कि मामला साधारण से बहुत दूर था। इसका अपना वजन था, इसके परिणाम थे। एस्टर ने शांति से सुना और जवाब दिया कि स्थिति में संभवतः सॉर्ड डांस असेंबली शामिल है। उसने सुना था कि बुजुर्ग परिवार के सम्मान को हर चीज से ऊपर मानते हैं, धन से ऊपर, प्रतिष्ठा से ऊपर, यहां तक कि जीवन से भी ऊपर। कोई भी व्यक्ति जो सम्मान को कलंकित करता है, उसने कहा, उसे बिना किसी दया के त्याग दिया जाएगा। उसके पिता ने उसे अविश्वास से घूरा और जानना चाहा कि उसने ऐसे चरम दावे कहां से सीखे हैं। एस्टर थोड़ा हिला, क्षण भर के लिए घबराया हुआ। उसने अस्पष्ट रूप से जवाब दिया कि उसने बहुत पहले कहीं ये सुना था। फिर अधिक दृढ़ता से उसने आगे कहा कि वो जो भी उसका इंतजार कर रहा है उसके लिए तैयार है, चाहे वो सजा हो या निर्वासन। बग्घी में खामोशी छा गई। हाईफ्रीड ने चुपचाप पूछा कि क्या कूडो को अलविदा कहे बिना जाना सच में उसे परेशान नहीं करता है। एस्टर हल्का सा मुस्कुराया। उसने समझाया कि उनकी रवानगी समान समय के आसपास व्यवस्थित की गई थी। ये बेहतर तरीका था अगर वो अनुपस्थित था, और यदि कूडो उसे नापसंद करती थी तो शायद वो अधिक सहज महसूस करेगी। उसने ये भी माना कि उसकी चुनौती के कारण उसने अंततः समझ लिया था कि ग्रैम तलवार का ठीक प्रकार से उपयोग कैसे किया जाए। उनकी लड़ाई के माध्यम से उसने 7 विंग्स की पावर पर गहरा नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। अब वो इसे पहले की तुलना में अधिक स्थिरता के साथ प्रवाहित कर सकता है। स्थिर आंखों से उसने अपने पिता को एक महत्वपूर्ण बात बताई। आगे जो भी हो, हाईफ्रीड को उसे बचाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो अपने दम पर खड़ा होने का इरादा रखता है। वो अपनी ताकत से जीवित रहने के लिए तैयार है। हाईफ्रीड ने अपना मुंह खोला, स्पष्ट रूप से उसे इस तरह के लापरवाह आत्मविश्वास के लिए डांटने के लिए तैयार था। लेकिन इससे पहले कि वो बोल पाता, एक आवाज अचानक बग्घी के बाहर से गूंजी। लहजे ने सवाल किया कि एस्टर इतना नाटकीय रूप से क्यों काम कर रहा था, जबकि वो उनमें से सबसे छोटा था। एस्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। चलती हुई गाड़ी के किनारे से चिपकी हुई थी कूडो। उसका चेहरा तेज, जिद्दी, दृढ़ संकल्प के साथ जीवंत था। उसने उसे सीधे देखा, जैसे वो अभी जो कुछ भी कहा था उसे चुनौती दे रही हो। बिना किसी हिचकिचाहट के वो चलती हुई गाड़ी में चढ़ गई, जैसे कि उसका हमेशा से उसके साथ जाने का इरादा था। अंदर आने के बाद वो तुरंत एस्टर की ओर मुड़ी। उसकी आंखें तीव्रता से जल रही थीं। उसने जानना चाहा कि वो अपनी बड़ी बहन को बताए बिना ही क्यों चला गया। उसकी आवाज में गुस्सा और अविश्वास एक साथ था। उसने कहा कि उसने मेन हाउस द्वारा जारी किए गए संबंध के बारे में सुना था, फिर भी न तो उसे और न ही मार्फा को पहले कभी ऐसा कुछ मिला था। हाईफ्रीड ने दृढ़ता से जवाब दिया, उसे याद दिलाते हुए कि वो उनके साथ नहीं जा सकती। बुजुर्गों के साथ बैठक नाजुक और खतरनाक थी।
ये उसके लिए कदम रखने की स्थिति नहीं थी। हालांकि कूडो शांति से एस्टर के बगल में बैठ गई। उसकी मुद्रा स्थिर रही। उसने जवाब दिया कि वो पहले ही समझ चुकी है कि उसे नाइट एकेडमी से वापस क्यों बुलाया गया था। उनके दूर रहने के दौरान संपत्ति की रक्षा के लिए उनके पिता को मजबूत अभिभावकों की आवश्यकता थी। वो इतनी भोली नहीं थी कि इस अर्थ को चूक जाए। फिर भी उसका भाव गंभीर हो गया। सीधे मेन हाउस से संबंध कुछ महत्वपूर्ण संकेत देता है। इसके लिए अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता थी। मार्फा ने यहां तक चेतावनी दी थी कि ये एक वास्तविक संभावना है कि एस्टर सुरक्षित न लौटे। एस्टर ने एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, चिंता को दूर करते हुए। उसने कहा कि वो बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। उसने कहा कि वो वहां केवल बात करने जा रहा है और जल्द ही वापस आ जाएगा। बाहर से वो शांत रहा, अंदर हालांकि वो सच्चाई को समझता था। परिणाम अनिश्चित था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो सुरक्षित वापस आएगा। अचानक कूडो ने अपना हाथ उठाया और सीधे उसकी ओर इशारा किया। उसकी नजरें उसकी आंखों पर टिक गई। उसने उसे स्पष्ट रूप से ध्यान से सुनने को कहा। अपने शब्दों को नरम किए बिना उसने कुछ सीधा स्वीकार किया। वो उससे नफरत करती थी। एस्टर ने आश्चर्य में पलकें झपकाईं। वो बिना किसी हिचकिचाहट के बोलती रही। वो इस बात से नफरत करती थी कि वो एक परिवार में पुरुष के रूप में पैदा हुआ था जहां अकेले उसे फायदा मिलता था। वो इस बात से नफरत करती थी कि वो 7 विंग एम्ब्लेम लेकर चलता है। वो इस बात से नफरत करती थी कि हर कोई उसके साथ खास व्यवहार करता है। वो इस बात से नफरत करती थी कि वो अपनी बड़ी बहनों से ज्यादा मजबूत है। वो इस बात से नफरत करती थी कि सबसे छोटा होने के बावजूद वो परिपक्वता और संयम के साथ व्यवहार करता है। उसके पास जो भी फायदे थे वो उनसे नफरत करती थी। फिर उसका लहजा बदल गया। तीखी नाराजगी थोड़ी नरम हो गई। चाहे वो उन अनुचित विशेषाधिकारों को कितना भी नापसंद करती हो, वो अभी भी परिवार था। वो अभी भी उसका छोटा भाई था। वो गर्व से खड़ी हुई, अडिग। उसने उसे सुरक्षित लौटने का आदेश दिया ताकि वे अपने द्वंद्व को ठीक से निपटा सके। अगली बार वे पूरी ताकत से शुरुआत करेंगे, शुरू से कोई रोक टोक नहीं। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई क्योंकि उसने कहा कि वो उससे ऐसी सस्ती जीत स्वीकार नहीं करेगी। इसी के साथ वो चलती हुई गाड़ी से बाहर उसी आसानी से छलांग लगा गई जैसे वो उसमें चढ़ी थी। एस्टर घबराकर तेजी से बाहर झुका और अपने पिता से पूछा कि वो ये संदेश देने के लिए इतनी परेशानी से क्यों गुजरी। हाईफ्रीड ने उसकी आकृति को दूरी में छोटे होते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक गर्व का भाव था। उसने शांति से जवाब दिया कि ये एक टकराव की तरह कम और एक वास्तविक विदाई की तरह अधिक लग रहा था। एस्टर ने अपनी नजर वापस घुमाई। कूडो उनके पीछे सड़क के किनारे खड़ी थी, जाने वाली बग्घी की ओर साहसपूर्वक हाथ हिला रही थी। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान आ गई। उसके दिल के अंदर कृतज्ञता भर गई। उसने एक मौन वादा किया। मेन हाउस में उसका जो भी इंतजार कर रहा हो, वो वापस आएगा। आखिरकार एस्टर और उसके पिता एल्महाइम के मेन हाउस के भव्य रेजिडेंस के सामने आकर रुक गए। उनके ऊपर ऊंचे, लोहे से जड़े अडिग गेट्स खड़े थे। हथियारबंद गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े, लेकिन उनके चेहरे पर गर्मजोशी नहीं, सख्त औपचारिकता थी। उनमें से एक आगे आया और हाईफ्रीड को बताया कि फैमिली के हेड अंदर पहले से उनका इंतजार कर रहे हैं। हाईफ्रीड ने शांत स्वर में जवाब दिया कि एस्कॉर्ट की कोई जरूरत नहीं है, वो इन ग्राउंड से भली भांति परिचित हैं। लेकिन गार्ड पीछे नहीं हटा। उसने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा कि उसे विशेष आदेश दिया गया है कि वो दोनों को पर्सनली अकंपनी करे। हवा का रुख बदल गया। बदलाव हल्का था मगर जानबूझकर किया गया। एस्टर ने तुरंत उसका अर्थ समझ लिया। ये घर वापसी नहीं थी। उसके होठों पर हल्की समझदार मुस्कान उभरी। तो यही टोन तय किया गया है। उसकी नज़र फैले हुए एस्टेट पर घूमी और यादें भीतर कहीं हल्के से हिल उठी। कई साल हो चुके थे जब वो आखिरी बार इन रास्तों पर चला था। कई साल जब उसने इस जगह को अपना समझा था। वे मेन कॉरिडोर से आगे बढ़े। पॉलिश किए हुए पत्थरों पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। सामने खुले कोर्टयार्ड से तलवार के टकराने की साफ तीखी आवाज आ रही थी। ट्रेनिंग ग्राउंड्स में युवा नाइट्स तीव्र स्पारिंग में उलझे हुए थे। उनकी चालें तेज और अनुशासित थीं। साथ चलते हुए हाईफ्रीड ने धीमी आवाज में कहा कि उसे लगता है एस्टर हालात समझता है। अंदर चाहे जो भी कहा जाए, उसे चेतावनी दी, खुद को प्रोवोक मत होने देना। एस्टर ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसका कंपोजर पूरी तरह इस पर निर्भर करेगा कि सामने वाला कैसे बिहेव करता है। हाईफ्रीड ने हल्की सांस छोड़ी। उसकी आवाज नियंत्रित थी मगर तनाव साफ था। उसने पहले से माफी मांगी, मानते हुए कि सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी है। उसने एस्टर से ध्यान से सुनने को कहा, जिस व्यक्ति का भी सामना करने जा रहे थे। लेकिन एस्टर का ध्यान अरीना की ओर खिंच गया। लगभग सहज रूप से उसने मैदान में डैरिस को ढूंढा। वो वहां नहीं था। केवल डैरिस का दूसरा भाई स्पारिंग करते नाइट्स के बीच दिखाई दे रहा था। हाईफ्रीड बोलता रहा। उसने चिताया कि अगर एस्टर का डोमिनेंट हैंड घायल हो गया, यहां तक कि क्रश भी हो गया, तो साधारण जीवन में लौटना आसान नहीं होगा। ये शब्द एस्टर को झटके से वर्तमान में ले आए। उसके पिता ने उसकी ओर देखा। सुन रहे हो? एस्टर हल्का सा सीधा हुआ, अपने ध्यान भटकने को छुपाते हुए। हाँ, उसने जल्दी से कहा। ऑफ कोर्स।
इनर हॉल में प्रवेश करने से पहले एस्टर और उसके पिता को अपने हथियार सौंपने पड़े। बिना विरोध के उन्होंने बाहर तैनात गार्ड्स को अपनी तलवारें दे दी। एस्टर ने धीमे से कहा, जैसे खुद से ही, आज के लिए वो सह लेगा। यहां तक कि कूडो ने भी उससे कहा था कि इस बार ठीक से लौटना और कोई नई मुसीबत खड़ी न करना। दरवाजे खुल गए। एक गार्ड ने उनकी मौजूदगी की घोषणा की। विशाल चेंबर के अंदर 5 वृद्ध आकृतियां उनका इंतजार कर रही थीं। वे केवल एल्डर्स नहीं थे, वे एल्महाइम नाम के पीछे की असली अथॉरिटी थे, वो शक्ति जो परछाइयों से शासन करती थी। बीच में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसकी मौजूदगी बाकियों पर भारी पड़ रही थी। उम्र ने उसके चेहरे पर लकीरें बना दी थीं, लेकिन उसकी आवाज में अडिग प्रभुत्व था। उसने एस्टर को लंबे समय तक देखा, फिर कहा कि 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं जब उसने उसे आखिरी बार देखा था। उसने उसे अपने पोते के रूप में संबोधित किया। हाईफ्रीड ने तुरंत एक घुटने पर झुककर गहरे सम्मान के साथ उसे एल्महाइम के 6th हेड के रूप में प्रणाम किया। एस्टर ने भी वैसा ही किया। चेंबर का वातावरण उसके फेफड़ों पर भारी पड़ रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने कौन बैठा है। जेनिथ एल्महाइम, 6th हेड। रिटायरमेंट के बाद भी वही परिवार की दिशा तय करता था। उसके आसपास बैठे एल्डर्स बैनर के प्रभावशाली लोग थे। एस्टर ने कई चेहरों को स्वॉर्ड डांस असेंबली से पहचान लिया था, लेकिन एक चेहरा गायब था। रॉड्रिक मौजूद नहीं था। उसकी उलझन भांपते हुए जेनिथ ने शांत स्वर में कहा कि रॉड्रिक अब रॉयल फैमिली के अधीन कमांडर ऑफ नाइट्स के रूप में सेवा कर रहा है। उसे तुच्छ मामलों के लिए समय नहीं है। ऐसे मामलों को पीछे रह गए लोग संभालते हैं। एस्टर भीतर ही भीतर सोचने लगा। अपने पिछले जीवन में वो कभी इस आदमी के सामने नहीं खड़ा हुआ था। अब जबकि वर्तमान हेड के बिना भी ये सभा इकट्ठी थी, तो ये साफ था कि असली प्रभाव टाइटल्स के साथ खत्म नहीं होता। हाईफ्रीड ने सावधानी से पूछा कि तुच्छ मामलों से उनका क्या मतलब है। 6th हेड के होंठों पर हल्की असहज मुस्कान आई। तुम जानते हो, उसने कहा। उसकी आवाज सख्त हो गई। स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल में हाईफ्रीड के पेट ने परिवार के नाम को कलंकित किया था। एस्टर तुरंत समझ गया। तो असली वजह ये थी। हाईफ्रीड ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया कि रॉड्रिक ने व्यक्तिगत रूप से उस घटना को सुलझा दिया था और मामला बंद घोषित किया था। जेनिथ ने उस दावे को बिना झिझक खारिज कर दिया। वह समाधान केवल पब्लिक थिएटर था। एल्महाइम की प्रतिष्ठा को जो नुकसान हुआ वो अब भी बाकी है। उसने ठंडे स्वर में आगे कहा, अस्पष्ट ओरिजिन वाले बच्चे को एयर बनाना शुरू से ही लापरवाही थी। अगर लड़का हार्मलेस रहता तो शायद अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन मेन हाउस पर अपने फैंक्स दिखाना, ये सीमा पार करना था। एग्जाइल अपरिहार्य था और हाईफ्रीड परिणामों से मुक्त नहीं रहेगा। एस्टर तुरंत खड़ा हो गया। एक क्षण उसने कहा कि सारी जिम्मेदारी उसकी है, उसके पिता निर्दोष हैं, लेकिन हाईफ्रीड चुप रहा। उसकी वो स्थिरता देखकर एस्टर ने खुद को धीरे धीरे शांत किया। 6th हेड ने उसे हल्की अवमानना से देखा, कहा कि लड़के में अनुशासन की कमी साफ है। एक अन्य एल्डर ने जोड़ा कि बड़ों की चर्चा में टोकना खराब परवरिश दर्शाता है। तभी जेनिथ खड़ा हुआ। सिर्फ उसका खड़ा होना ही कमरे की हवा बदल गया। जेनिथ ने एल्महाइम नाम ढोने वाले 12,000 नाइट्स का जिक्र किया। वे वफादार थे पर एकजुट नहीं। उनमें महत्वाकांक्षी लोग भी थे जो नेतृत्व पर नजर रखते थे, कमजोरी की प्रतीक्षा में। यहां तक कि इस चेंबर में भी उसने संकेत दिया ऐसी महत्वाकांक्षा मौजूद है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उन्हें सिर्फ स्थिरता चाहिए, उसने कहा, और कोई गारंटी नहीं कि ये लड़का एक दिन एल्महाइम को बर्बादी की ओर नहीं ले जाएगा। एक तलवार आगे लाई गई और हाईफ्रीड के सामने रखी गई। पहली बार हाईफ्रीड हिचकिचाया। जेनिथ ने अतीत की याद दिलाई, वह दिन जब वो अपने लॉर्ड की रक्षा करने में असफल रहा था और एल्महाइम का सम्मान गिरा था। यही वही हॉल था जहां जेनिथ के आदेश पर रॉड्रिक ने हाईफ्रीड का दाया हाथ काट दिया था। इस बार बूढ़े आदमी की नज़र और ठंडी हो गई। उसने आदेश दिया, अपनी लॉयल्टी साबित करो, लड़के को यहीं एक्सिक्यूट करो। एस्टर की सांस अटक गई। चेंबर में सन्नाटा छा गया। हाईफ्रीड ने शांत सम्मानजनक स्वर में इनकार कर दिया। मैं अपनी जान ले लूंगा, लेकिन अपने बच्चे पर तलवार नहीं उठाऊंगा। ये शब्द एस्टर को किसी भी घाव से गहरा लगा। कुछ क्षण जेनिथ ने कुछ नहीं कहा, फिर उसकी छड़ी जमीन पर तेजी से टकराई। तुरंत गार्ड्स ने अपनी तलवारें खींच ली। बूढ़े आदमी की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अगर यही तुम्हारा जवाब है तो तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटियां और वो लड़का आज यहीं मरोगे। निर्णय बिना झिझक सुनाया गया। वाइसपाउंड हाउस मिटा दिया जाएगा। तुरंत आर्मर्ड सोल्जर्स आगे बढ़े। चमकती हुई तलवारें एस्टर और हाईफ्रीड के गले पर तान दी गईं। हवा में हत्या की मंशा इतनी गहरी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर भी एस्टर नहीं हिला। उसके चेहरे से सारी गर्माहट गायब हो गई और उसकी जगह कुछ कहीं अधिक ठंडा उभर आया। उसकी नज़र उठी और सीधे 6th हेड पर टिक गई। उसने एक सवाल पूछा, एल्महाइम का महान पैट्रिया कितना डरा हुआ क्यों है? बदलाव तुरंत आया। बूढ़े की आंखें तीखी हो गईं। एस्टर ने बिना उतावलेपन के आगे कहा, उसकी आवाज़ तनाव को चीरती हुई,
क्या ये दयनीय नहीं है? इतने अनुभवी एल्डर्स एक अकेले लड़के से डरकर इकट्ठा हुए हैं। अगर आपको अपने पाले हुए कुत्ते से काटने का डर है तो एग्जाइल या एक्सिक्यूशन जो चाहे चुन लीजिए। लेकिन अगर वो फैसला मेरे परिवार तक बढ़ाया। हाईफ्रीड की सांस अटक गई। उसने अपने बेटे की आवाज में धार पहचान ली। एस्टर ने धीरे से अपने गले का कॉलर ढीला किया। बिना जल्दबाजी के अपनी शर्ट खोल दी। माफ कीजिएगा, उसने अपने पिता से धीमे स्वर में कहा। आगे बढ़ते सैनिक ठिठक गए। उनकी आंखों के सामने कुछ उभरने लगा। एस्टर की पीठ पर एक एक कर क्रेस्ट्स प्रकट हुए, चमकदार, अविस्मरणीय। 7 निशान, 7 विंग्स। लाल और काले माना का उग्र विस्फोट बाहर फूटा, जिसने चेंबर की नींव तक हिला दी। हवा प्रेशर से विकृत हो गई। टेपेस्ट्रीज फड़फड़ाने लगे। फर्श कांप उठा। एस्टर आधा निर्वस्त्र खड़ा था। उसके चारों ओर शक्ति तूफान की तरह गरज रही थी। उसकी आंखों में अटल दृढ़ता जल रही थी। उसने घोषणा की, अगर आप वही रास्ता चुनते हैं तो ये 7 विंग एल्महाइम के दुश्मन बनकर खड़े होंगे। ये दृश्य देखते ही एक व्यक्ति के मुंह से निकल पड़ा, इम्पॉसिबल! क्या वो 7 विंग्स एम्बलम हो सकता है? दूसरा एल्डर तुरंत बोल उठा, ये फेक है। सैकड़ों सालों से वो चीज किसी इंसान के शरीर पर कभी। मोटे कद काठी वाले एल्डर ने बीच में कहा, लेकिन वो क्रेस्ट साफ तौर पर असली दिख रहा है। ये सब अनफोल्ड होते देख जेनिथ एल्महाइम आगे बढ़ा। उसकी आवाज तेज थी और शब्दों में भारी अर्थ दबा हुआ था। क्या तुम्हें समझ है कि अभी तुम हमें क्या दिखा रहे हो? सच में समझते हो? उसके शब्द हवा में ठहर गए, दबाव बनाते हुए। ये सुनकर एस्टर लगभग कैजुअल अंदाज में बोला, हाँ समझता हूं। उसके स्वर के पीछे अजीब सी कॉन्फिडेंस थी। क्या ये ऑब्वियस नहीं है? जितनी अधिक विंग्स दिखाई दे रही थी, उतना ही लोगों का शौक गहराता जा रहा था। उसी क्षण दृश्य बदलता है। एक नीले बालों वाला व्यक्ति सब कुछ ध्यान से देख रहा है। घबराहट के बजाय उसके होठों से हल्की हंसी निकलती है। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, प्लीज जारी रखिए। उसकी अम्यूजमेंट कमरे के भारी माहौल से बिल्कुल उलट थी। उधर पास खड़ा एक और व्यक्ति गहराई से विचलित दिख रहा था, जैसे जो देख रहा है वो उसे भीतर तक अस्थिर कर रहा हो। सबकी प्रतिक्रियाएं देखकर जेनिथ फिर बोला, इस बार बेहद गंभीर स्वर में समझाते हुए, सबसे पहले विंग एम्बलम एक ऑर्गन है जो मैजिकल पावर जनरेट करता है। बहुत पहले स्पिरिट्स ने यही शक्ति इंसानों के साथ साझा की थी। उस शक्ति को पेरेंट से चाइल्ड तक पास करते हुए इंसानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी उसे और गहरा और मजबूत बनाया। लेकिन 7 विंग्स तक कोई कभी नहीं पहुंचा। उसका बयान कमरे में लहर सा फैल गया। एस्टर का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं स्पिरिटलैंड से हूं? जेनिथ ने उसकी नजर थामे रखी। अगर तुम्हारी 7 विंग्स असली हैं तो शायद हाँ। तनाव और गहरा हो गया। उसी समय वाइकाउंट हाईफ्रीड अपने बेटे को स्तब्ध चुप्पी में देख रहा था। उसके चेहरे पर इस रहस्योद्घाटन का भार साफ दिख रहा था। लेकिन एस्टर आगे बढ़ा, अडिग, मैं वाइकाउंट हाउस का बेटा हूं, उसने दृढ़ता से कहा। इस बिंदु पर मेरा जन्म मायने नहीं रखता। उसकी आवाज और ठंडी और धारदार हो गई। अभी मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आप सब में मुझसे दुश्मनी मोल लेने का डिटर्मिनेशन है या नहीं? उसके शब्द गूंजे और 7 विंग्स का रहस्योद्घाटन अब चुनौती में बदल चुका था। बिना जरा सी भी हिचकिचाहट के वो आगे बोला, शांत लेकिन हिसाबी लहजे में, मान लीजिए मुझे एल्महाइम से निकाल दिया जाता है। मार्शल नोबिलिटी में कई लोग होंगे जो 7 विंग्स को खुले दिल से स्वागत करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो जो लोग पहले से रिबेलियन के डर में जी रहे हैं उनके लिए ये कहीं बड़ा खतरा बन जाएगा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, मगर हर शब्द सीधा वार कर रहा था। मुझे दूर फेंकने के बजाय आपको मुझे अपने पास रखना चाहिए। ड्यूक रॉड्रिक से भी आगे निकलने वाला एक सिंबल, 7 विंग्स का साइन बोर। उसकी आंखों में डर की एक रेखा तक नहीं थी, न संदेह न हिचकिचाहट, सिर्फ साफ निश्चय। चेंबर में बैठे हर सदस्य की बेचैनी साफ दिखने लगी। उसके तर्क का भार उन पर बादल की तरह छा गया। ये केवल निजी सर्वाइवल की बात नहीं थी, ये पॉलिटिकल लेवरेज था। शक्ति का संतुलन बदलने की संभावना, एक खतरनाक विकल्प जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। उधर अपने मन में एस्टर शांत सोच रहा था। जैसा उस बूढ़े ने कहा था, एल्महाइम एकजुट ताकत नहीं है। सतह के नीचे दरारें पहले से मौजूद हैं, और सच तो ये है, रिबेलियन होगा, एक विशाल सिविल वॉर जो पूरे देश को निगल जाएगा। वो भविष्य वो पहले देख चुका है। अपने सर्वाइवल के लिए और वाइकाउंट हाउस के अस्तित्व के लिए वो निष्क्रिय नहीं रह सकता। कम से कम यहीं और अभी मुझे तय करना होगा कौन दुश्मन है और कौन एलाय बन सकता है, चाहे जोखिम लेना पड़े। उसके भीतर का रिजॉल्व और कठोर हो गया। ये अब सिर्फ 7 विंग्स या नोबल प्राइड की बात नहीं थी, ये उस तूफान की तैयारी थी जिसकी आहट केवल वही जानता था। ये सब सुनकर जेनिथ एल्महाइम का चेहरा खुले गुस्से से भर गया। उसकी अथॉरिटी पूरे चेंबर पर दबाव डाल रही थी। तुम्हें लगता है तुम्हारी इतनी कीमत है? उसने तीखे स्वर में पूछा। ये तक साबित नहीं हुआ कि ये 7 विंग्स असली हैं। उसके शब्द मोमेंटम तोड़ने के लिए थे।
लेकिन पीछे हटने के बजाय एस्टर मुस्कुराया। अगर आपको लगता है ये असली नहीं है तो मुझे जल्दी से मार दीजिए। कमरा एकदम शांत हो गया। फिर वो आगे बोला, ये मेरे और आप सबके बीच सीधा वॉर होगा। अंदर ही अंदर उसके विचार सावधानी से चल रहे थे। अभी उसे मारना आसान है, लेकिन अगर एल्महाइम सच में इस मुद्दे को गंभीरता से लेता है तो वे क्या चुनेंगे? क्या वे बेट लेंगे? वो जुआ खेल रहा था, लापरवाही से नहीं बल्कि सोच समझकर। वे लापरवाह होकर कदम नहीं उठा सकते, खासकर जब 7 विंग्स को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। तनाव डमरू की डोरी की तरह कस चुका था। तभी नीले बालों वाला व्यक्ति अचानक खड़ा हो गया। उसने हल्के से ताली बजाई, जैसे पूरा संवाद उसे मनोरंजक लग रहा हो। लगता है बातचीत गोल गोल घूम रही है। फिर वो हल्का सा मुड़ा। ग्रैंड एल्डर ने सहजता से प्रस्ताव रखा, फिलहाल क्यों ना उस पर एक ट्रायल लगाया जाए। ये सुनकर भारी कदकाठी वाला एल्डर तड़प कर बोला, काउंट मेज आप। लेकिन काउंट मेज ने बिना अपना रिलैक्स्ड भाव खोए उसे काट दिया। आप देखना चाहते हैं, है ना, 7 विंग्स की पावर? उसकी नज़र थोड़ी तेज हुई। उसके बाद उसकी फेट तय करना देर नहीं होगी। हवा फिर बदली। जो बहस थी अब एक खतरनाक दिशा ले चुकी थी। एक टेस्ट जो या तो एस्टर के दावे को साबित करेगा या उसकी बर्बादी तय करेगा। कैसा रहेगा? नीले बालों वाला नोबल स्मूथ अंदाज में बोला, ये वर्ल्ड रिनाउंड मार्शल क्लैन का मैंशन है। यकीनन आप 1-2 सूटेबल ट्रायल्स तैयार कर सकते हैं। ये नाम सुनते ही एस्टर के विचार तेज हो गए। काउंट मेज, कोई गलती नहीं, ये आदमी एलाय है। सुझाव का टाइमिंग, बातचीत की दिशा, ये जिज्ञासा के रूप में छिपी हुई लाइफलाइन थी। लंबे विराम के बाद जेनिथ एल्महाइम ने कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ। उसका स्वर ठंडा था मगर नियंत्रित। एक ऐसे पोते को सबक सिखाना जो बोलना नहीं जानता एक बूढ़े आदमी का कर्तव्य भी है। वो मुड़ा और उन्हें साथ ले गया। वे एक भारी संरचना के सामने पहुंचे। ये ट्रायल ग्राउंड्स है, काफी अंधेरा है, जेनिथ ने प्रवेश द्वार पर खड़े होकर समझाया। इस अंधेरे के पार एक अंडरग्राउंड बंकर है जो वाटरवेज से जुड़ा हुआ है। इसे मूल रूप से इमरजेंसी इवैक्यूएशन शेल्टर के रूप में बनाया गया था, लेकिन अभी वहां एक मैजिक बीस्ट रखा गया है। उसने जानबूझकर विराम लिया। ट्रायल सरल है, उस मैजिक बीस्ट को हराओ, बस। शब्द सरल थे पर चुनौती भारी। ये सुनकर विस्काउंट हाईफ्रीड ने गहरी सांस ली, अपनी झुंझलाहट छिपा नहीं पाया। हाय राम, बचपन में कितना रोता चिल्लाता था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि 7 विंग्स का अस्तित्व छिपा कर रखो। उसकी आवाज में निराशा थी पर चिंता भी। एस्टर चुपचाप सुनता रहा, फिर बिना बहस किए आगे बढ़ा और दरवाजे पर हाथ रख दिया। इतनी कंस्पिक्यूअस चीज हमेशा छिपाकर नहीं रखी जा सकती, उसने शांत स्वर में कहा और दरवाजा धकेल दिया। ये सही मौका था। भारी दरवाजा चरमराया और गहरा ठंडा अंधेरा बाहर फैल गया। अंदर जो इंतजार कर रहा था वो सिर्फ बीस्ट नहीं था, वो प्रूफ था। और एस्टर बिना हिचकिचाहट उसके भीतर चला गया। अपने बेटे की दृढ़ता देखकर विस्काउंट हाईफ्रीड ने आखिरी बार पुकारा, गार्ड मत गिराना, ठीक है? एस्टर ने तुरंत जवाब दिया, मैं चलता हूं। फिर वो मुड़ा और एक पल के लिए नीले बालों वाले नोबल की ओर देखा। काउंट मेज शांत मुस्कान के साथ सब देख रहा था। वही हल्की मुस्कान एस्टर के मन में रह गई जब वो नीचे उतरने लगा। अंडरग्राउंड बंकर में कदम रखते ही अंधेरा उसे घेर लिया। हवा नम और भारी थी, खामोशी गंधी। पूरी तरह अंधकार में ही था, देखने लायक रोशनी थी। और तभी उसने उसे देखा, जमीन पर पड़ा एक सेवर्ड हेड। मध्यम रोशनी में भी दृश्य अनमिस्टेकेबल था। उसी क्षण ऊपर से एक ठंडी निर्लिप्त आवाज गूंजी। उसे भी मैंने अपना नाम साफ करने का मौका दिया था, लेकिन वो अंत तक बस रोता और चिल्लाता रहा। देखना असहनीय था। वे ड्यूक रॉड्रिक के बेटे की बात कर रहे थे, वही सिर जो उसके सामने पड़ा था। आवाज फिर आई, हल्की चेतावनी के साथ, अब मुझे निराश मत करना। अर्थ साफ था, ये सिर्फ टेस्ट नहीं था, ये जजमेंट था। अचानक जमीन कांपटी सी लगी। अंधेरे से एक विशाल उपस्थिति उभरी। एस्टर के सामने एक भयानक, असाधारण रूप से शक्तिशाली बीस्ट खड़ा था। उसकी गर्जना ने पूरे अंडरग्राउंड चेंबर को हिला दिया। आवाज इतनी प्रचंड थी कि लगा दीवारें दरख जाएंगी। एस्टर ने अपनी तलवार की पकड़ कस ली। अंधेरे में ब्लेड हल्की चमक रही थी। ऊपर से एक बार फिर घोषणा हुई, दृढ़ और निर्दयी, अब ट्रायल शुरू होता है। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।